Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 7 science. Today we are going to study chapter 13, that is motion and time. So इस चैप्टर में हमें पढ़ना है किसके बारे में, मोशन एंड टाइम एंड दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि मोशन क्या है. सो मोशन जो है, जो चेंज ऑफ पोजीशन होती है ना, सिंपली क्या है, जो मूवमेंट है वो है मोशन. एंड वही मूवमेंट को हमें किसके साथ पढ़ना है, टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ना है. सो टाइम तो हम सबको पता है, जो 3 AM 4 AM 1 hour 2 hour 1 second 2 seconds या फिर इस टाइप के जो नोशंस हैं वो क्या है, टाइम. सो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. In class 6th you learnt about different types of motion. So class 6th में आपने different type के जो motions हैं उसके बारे में पढ़ा हुआ है, उसको recall करने का कोशिश करो. You learned that a motion could be along a straight line. So ये भी already हमने पढ़ा है and ये practically भी known है कि motion कैसे कैसे हो सकता है, straight line में possible है. It could be circular और periodic. एंड सर्कुलर है, जैसे कि सर्कल होता है ना, सर्कल तो सबको पता है. तो सर्कुलर पाथ पे अगर हो रहा है, या पीरियोडिक है, दैट मीन्स कि पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पे 3 टाइप्स के मोशन फिर से बोल दिए गए हैं कि स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, सर्कुलर है या फिर पीरियोडिक है. कैन यू रिकॉल दीज टाइप्स ऑफ मोशन. सो ये टाइप के जो मोशन है, दैट मीन्स कि इनके एग्जाम्पल्स हैं, वो रिकॉल कर सकते हो क्या आप. तो बहुत ही सिंपल है. हमारे डे टू डे लाइफ में हम काफ़ी सारे मोशंस ऐसा एग्जाम्पल्स देखते हैं, या फिर कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पर ये सारे टाइप के इमोशंस आते हैं. सो वो हम देखते हैं आगे. टेबल 13.1 गिव्स सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोशन. तो यहाँ पर जो 13.1 टेबल में कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मोशन के. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस. तो हर एक एग्जाम्पल में जो टाइप ऑफ मोशन है, यहाँ पर हमने 3 टाइप्स देखे ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और पीरियोडिक. सो ये 3 टाइप के मोशन में उसको क्लासिफाई करना है. तो टेबल 13.1 देखते हैं हम. यहाँ पर देखो एग्जाम्पल ऑफ मोशन दिया हुआ है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट. सो जो परेड होती हैं या मार्च पास्ट होता है, उसमें कभी आपने देखा है जो सोल्जर्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, बट साइड बाय साइड क्या है, उनका मोशन जो है वो पीरियोडिक भी होता है. वो उनके जो फुट स्टेप्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम बाद रिपीट हो रहे, एकदम डिसिप्लिन्ड होता है ना. तो यहाँ पर क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन. सेकेंड वन इज बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. सो स्ट्रेट रोड है, दैट मीन्स कि कौन सा सिंपली क्या हो जाएगा, कौन सा मोशन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन. देन उसके बाद है हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस. तो जो रेस में एथलीट्स भाग रहे होते हैं ना, या रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका हैंड्स का मूवमेंट है. तो हैंड्स का मूवमेंट क्या है, यहाँ पर आंसर होगा पीरियोडिक, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में आगे एंड पीछे जाते हैं. इवन अगर आप भी रेस में पार्ट लेते हो, तो आपके हैंड का मूवमेंट जो होता है ना, जनरली वो पीरियोडिक मोशन होता है. देन उसके बाद है पेडल ऑफ अ बाइसिकल इन अ मोशन. सो बाइसिकल सभी चलाते हैं, कभी पेडल को नोटिस करो तो उसमें क्या है, सर्कल के फॉर्म में वो रोटेट हो रहा है, सर्कल के फॉर्म में घूम रहा है. दैट मीन्स कि कौन सा मोशन हो जाएगा, सर्कुलर मोशन. उसके बाद है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. तो सन के अराउंड जो अर्थ का मूवमेंट हो रहा है ना, वो भी कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है, क्योंकि जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है. देन मोशन ऑफ अ स्विंग. तो स्विंग जो है उसका मोशन क्या हो जाएगा, पीरियोडिक, बिकॉज वो आगे पीछे जो हो रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में तो पॉसिबल ही नहीं है स्विंग. अगर जो इंजॉयमेंट है वो भी नहीं होगा अगर जो स्विंग है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा. तो वो क्या है, थोड़ी सी कर्व्ड लाइन होती है. एंड मोशन का टाइप कौन सा हो जाता है, पीरियोडिक मोशन. देन मोशन ऑफ अ पेंडुलम. तो पेंडुलम जो होता है उसमें क्या है, पीरियोडिक मोशन. सो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, यहाँ के कुछ एग्जाम्पल्स तो ऐसे हैं जो नोन हैं, बट पेंडुलम काफ़ी सारे लोगों ने नहीं सुना होगा. सो आपने वॉचेस देखी है ना, काफ़ी सारे वॉचेस में आपने देखा होगा एक सर्कल टाइप का होता है जो कि एक स्टिक से जॉइंट होता है. एंड पर्टिकुलर जब 1 hour कंप्लीट होता है, तो 1 hour कंप्लीट होने के बाद उस पेंडुलम में मूवमेंट होती है. सो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जनरली प्रिमिटिव टाइम में
टाइम मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। फाइन, आगे देखते हैं। इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो while that of some other is fast। सो ये बहुत कॉमन सा एक्सपीरियंस है कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनका मोशन स्लो होता है, whereas जो कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट रहेंगे उनका मोशन फास्ट रहेगा। बट अब ये तो बोल दिया कि कुछ का स्लो है मोशन फास्ट है, बट ये स्लो एंड फास्ट है क्या, ये कैसे कैटेगराइज होता है, मतलब ऐसे कैसे बोल दिया कि ये ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रही है एंड ये दूसरी ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट मूव कर रही है। सो ये आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ में। सो ये है स्लो और फास्ट। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर। सो हमको ये तो पता है कि कुछ जो व्हीकल्स हैं वो दूसरे किसी व्हीकल से फास्ट रन करते हैं या फास्ट मूव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो बाइसिकल और बाइक का ही कंपैरिजन करो। बाइसिकल क्या है, कितना भी आप उसमें फोर्स लगा के अगर चलाने का ट्राई करोगे तो वो भी इतना फास्ट मूव नहीं करेगा ना जितना एक बाइक मूव कर सकता है, बिकॉज देयर आर वेरियस डिफरेंसेस इन देम, बहुत सारे डिफरेंस है। तो व्हीकल्स क्या है, तो कुछ व्हीकल फास्ट मूव करते हैं, कुछ व्हीकल स्लो मूव करते हैं। कोई एक कार है या फिर एक बाइक है, अगर उसको ट्रेन के कंपैरिजन में देखा जाए तो ट्रेन क्या है, काफी फास्ट रन करती है एज कंपैरिजन टू अ कार। तो ये जो व्हीकल्स का मूवमेंट है फास्टर एंड स्लोअर हो सकता है, बट ये डिसाइड कैसे किया जाता है, सिर्फ देख के ही डिसाइड कर लेते हैं या कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं। आगे देखते हैं हम। इवन द सेम व्हीकल मे मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। तो अलग अलग टाइम पे एक सेम व्हीकल जो है ना, जैसे एक कार है, वही सेम एक कार अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड में रन कर सकती है, मूव कर सकती है, फास्ट भी हो सकती है, कभी कभी स्लो भी हो सकती है। जैसे आपने कॉमन एग्जांपल देखा होगा ट्रेन, तो ट्रेन जब किसी स्टेशन से स्टार्ट होती है तब उसका मूवमेंट कैसा होता है, थोड़ा सा स्लो होता है, बट जब वो स्टेशन से थोड़ा आगे निकल जाती है, एक बार स्पीड कैच कर लेती है तो फिर फास्टर स्पीड आ जाती है उसकी। फाइन, तो एक सेम व्हीकल जो है वो अलग अलग स्पीड पे भी मूव करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। सो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, ऐसे कुछ 10 एग्जाम्पल्स बताना है या 10 ऑब्जेक्ट्स बताना है जो स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं मूवमेंट के लिए। सो यहाँ पर हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन पे बाइसिकल या फिर मोटरसाइकिल मूव कर रही है तो वो भी क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है बाइसिकल जो कि स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है। देन रूट्स की जो ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो भी क्या है, डाउनवर्ड, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ या फिर स्ट्रेट पाथ। उसके अलावा जो सिरिंज होती है, इंजेक्शन होता है सिंपली, ये तो एग्जाम्पल याद ही रहेगा कि इंजेक्शन कौन सा मोशन फॉलो करता है, स्ट्रेट पाथ मोशन, बिकॉज उससे सबको डर लगता है तो ये तो याद ही रखेंगे। सर्कुलर मोशन तो होता नहीं है, ना ही पीरियोडिक होता है। उसके बाद नेल फिक्सिंग जो होती है, जैसे वॉल्स पे ड्रिलर मशीन है या फिर हैमर की हेल्प से नेल को फिक्स करते हैं, आयरन नेल को, वो भी क्या है, स्ट्रेट पाथ फॉलो होता है। देन बीम ऑफ टॉर्च जो होती है, आप टॉर्च को लाइट अप करोगे तो उसकी जो बीम टॉर्च की लाइट होती है वो भी स्ट्रेट लाइन में जाती है। एंड टैप, जो वाटर टैप से आ रहा है उसमें भी अगर आप टैप ऑन करोगे तो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। किसी गन से जब बुलेट निकलती है तो वो भी स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। तो ये काफ़ी सारे एग्जांपल्स तो मैंने बताए। इसके अलावा आप अपने सराउंडिंग में और ऑब्जर्व करो कि काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे मिलेंगे आपको जो स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं अपने मोशन के लिए। सो उनको नोट डाउन करके सबसे डिस्कस करो अपने सारे फ्रेंड से। फाइन, ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एज स्लो एंड फास्ट। सो ये जो मोशंस यहाँ पर फिर हम डिस्कस करेंगे ना स्ट्रेट पाथ में, उनको स्लो एंड फास्ट की कैटेगरी में रखना है। सो स्लो एंड फास्ट की कैटेगरी में हमने कैसे रख दिया, फॉर एग्जाम्पल बाइसिकल है तो बाइसिकल को किस कैटेगरी में रखेंगे, स्लो में या फास्ट में, तो स्लो में आएगा, बिकॉज अगर हम बाइसिकल एंड बाइक का कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा फास्ट कौन है, बाइक, एंड स्लो क्या हो जाएगा, बाइसिकल। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो एक है बुलेट फ्रॉम गन, तो बुलेट जब गन से निकलती है तो उसकी स्पीड कैसी होती है, स्लो होती है क्या, आप कई बार तो ऐसा होता है देखने में भी नहीं आता है बुलेट, सो ये क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। देन वाटर फ्रॉम द टैप, सो ये डिपेंड करता है टैप पे, एंड कई बार स्लो भी आता है वाटर एंड कई बार फास्ट भी आता है, तो ये डिपेंड करता है।
एंड उसके बाद अगर हम देखें कि इंजेक्शन में है तो वो भी क्या है, स्लोली लगाया जाता है ना इंजेक्शन, की दर्द ना हो, तो वो कौन सा मोशन में जाएगा, उसमें स्लो की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर आप जो भी एग्जाम्पल लिखोगे ना तो उनको स्लो एंड फास्ट में कैटेगराइज करना है। फाइन। How did you decide which object is moving slow and which one is moving fast? So आपने जो एग्जाम्पल्स लिखे उनमें ये कैसे डिसाइड किया कि कौन सी जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो मूव कर रही है एंड कौन सी ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रही है। सो ये कैसे डिसाइड होगा ना, जो दो पॉइंट्स के बीच में जो भी गैप है ना उसको कवर करने में कम टाइम लगाएगा तो वो क्या हो गया, फास्ट। एंड जो ज्यादा टाइम लगा रहा है वो क्या हो गया, स्लो। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप एग्जाम में 3 आवर्स मिलते हैं आपको जनरली एग्जाम कंप्लीट करने के लिए, तो आप वो एग्जाम को बहुत जल्दी कंप्लीट करके आ रहे हो, दैट मीन्स कि आप टाइम से पहले आ जाते हो, तो आप कम टाइम ले रहे हो, दैट मीन्स कि आपने क्या किया, फास्ट लिखा। एंड अगर आप फुल टाइम लेते हो दैट मीन्स कि आपने क्या किया, स्लो लिखते हैं। राइट। एंड उसके बाद ही एग्जाम्पल और कहाँ आता है कि फास्ट एंड स्लो हम कहाँ देख सकते हैं, जैसे चॉकलेट मिली तो चॉकलेट तो बहुत जल्दी से खा लेते हैं, जल्दी से खत्म हो जाती है, कम टाइम में फिनिश हो गई। बट उसी की प्लेस पे अगर चपातीज एंड वेजिटेबल्स एंड स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल है तो वो तो क्या है, बहुत टाइम लगता है उसको फिनिश करने में, दैट मीन्स कि वो आप क्या कर रहे हो, स्लो ईट कर रहे हो। तो यहाँ से फास्ट एंड स्लो का हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि जो चीज जल्दी कंप्लीट हो रही है वो क्या है, फास्ट है, एंड जो टाइम ले रही है कंप्लीट होने में वो स्लो है। If vehicles are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the other. Let us look at the motion of vehicles moving on a road. So vehicles में भी हम easily find out कर सकते हैं कि कौन fast move कर रहा है और कौन slow move कर रहा है। वो कैसे होगा, अगर एक ही डायरेक्शन में 2 vehicles जा रहे हैं ना तो हम उनमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो जल्दी से आगे है, फाइनल पॉइंट तक पहुंच गया, वो क्या है, फास्ट मूव कर रहा था, एंड जो फाइनल पॉइंट तक बाद में पहुंचा है वो स्लो मूव कर रहा था। सो इस अकॉर्डिंग हम फास्ट एंड स्लो को पता कर सकते हैं। देन है एक्टिविटी 13.1। इसमें क्या है अब देखते हैं, लुक एट फिगर 13.1। तो नेक्स्ट पेज पे फिगर 13.1 है। इट शोज द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 13.1 फिगर में, कुछ व्हीकल्स हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड कुछ टाइम डिफरेंस है, कोई भी एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पे। Now look at figure 13.2. It shows the position of some same vehicles after some time. So for example 8 o'clock पे देखा कि कुछ vehicles एक रोड पर थे एंड उसके कुछ टाइम बाद, फॉर एग्जाम्पल 8:15 8:15 पर देख रहे हैं, तो उस टाइम पे व्हीकल्स की पोजीशन दी हुई है। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द 2 फिगर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो उन दोनों फिगर्स में से ऑब्जर्व करके आंसर बताना है हमको। विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोएस्ट ऑफ ऑल। तो आंसर किसका बताना है कि कौन सा फास्ट मूव कर रही है व्हीकल एंड कौन सा सबसे स्लोएस्ट मूव कर रही है। The distance moved by object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. So जो distance move होगा ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, व्हीकल, जो कार्स हैं वो हो गई ऑब्जेक्ट। सो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा ऑब्जेक्ट्स कार से या व्हीकल से एक पर्टिकुलर टाइम में, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी व्हीकल फास्टर है एंड कौन सा स्लोअर है। For example, imagine that you have gone to see of your friend at the bus stand. So example यहाँ पर क्या लेना है कि आप ये सोचो कि आप अपने फ्रेंड को छोड़ने बस स्टॉप तक गए हो। Suppose you start pedaling your bicycle at the same time as the bus begins to. तो suppose करो कि आपने अपनी बाइसिकल को भी पेडलिंग करना तभी स्टार्ट किया जब बस स्टार्ट हो रही है। Bus begin to move. The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus. तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है जो आपको समझ आ ही रही होगी कि जो बाइसिकल एंड बस अगर साथ में मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं तो बाइसिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया है ना 5 मिनट के बाद, वो काफी कम होगा एज कंपैरिजन टू द बस।
वुड यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल? सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि येस, बस इज मूविंग फास्टर, बिकॉज अगर हमने 5 मिनट एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लिया है, उसमें क्या किया, बस ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया एंड बाइसिकल ने कम डिस्टेंस कवर किया। फाइन, तो जिसने कम डिस्टेंस कवर किया वो हो गया क्या, स्लोअर, एंड जिसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया वो हो गया क्या, फास्टर। We often say that the faster vehicle has higher speed. So हम क्या बोलते हैं, जो faster vehicle है ना, मतलब जो फास्ट भाग रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। In a 100-meter race, it is easy to decide whose speed is the highest. तो जैसे यहाँ पर है कि 100 मीटर रेस में तो बहुत ईजी है डिसाइड करना कि किसकी स्पीड फास्टर थी। जैसे आपके स्कूल में अगर 100 मीटर रेस हुआ तो जो फर्स्ट बिगनिंग पॉइंट है ना, वहां से फाइनल पॉइंट तक जो सबसे फर्स्ट पहुंचेगा उसकी स्पीड फास्टेस्ट है। वन हु टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज द हाईएस्ट स्पीड। सो जिसने वो दोनों पॉइंट के बीच को कवर करने में सबसे कम टाइम लिया, जो सबसे पहले पहुंचा, वो क्या हो गया, फास्टेस्ट स्पीड, हाईएस्ट स्पीड। एंड जो सबसे लास्ट में पहुंच रहा है उसकी क्या हो गई, स्लोएस्ट स्पीड, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा टाइम लिया। तो कम टाइम मतलब ज्यादा स्पीड एंड ज्यादा टाइम मतलब कम स्पीड। अगर हम टाइम एंड मोशन का, टाइम एंड स्पीड का यहाँ पर रिलेशन देखें तो स्पीड ज्यादा कब है, जब टाइम कम लग रहा है, एंड स्पीड कम कब है, जब टाइम ज्यादा लग रहा है। फाइन, सो ये स्पीड और डिस्टेंस आ रहे हैं वर्ड्स, तो कई हैवी से वर्ड लग रहे होंगे ना कि ये क्या बात कर रहे हैं, आपके सामने स्पीड है और डिस्टेंस है। तो ये हम आगे पढ़ते हैं स्पीड टॉपिक में। तो स्पीड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये दोनों फिगर को कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पर अब देख रहे हो व्हीकल्स की पोजीशन, एंड देन इस फिगर में, तो यहाँ पर ये देखो जो ब्लू कार है वो इस वाइट पॉइंट पे थी एंड ये बाकी से सारी कार जो है उसके पीछे है। बट अगर आप नेक्स्ट फिगर में देखोगे तो ये सडनली ये जो ग्रीन कार थी ये व्हाइट कार के आगे आ गई है। दैट मीन्स कि इसकी स्पीड जो है वो क्या है, फास्टर है एज कंपेरिजन टू दीज टू कार्स एंड इवन दिस कार। फाइन, तो आगे हम देखते हैं अब क्या, स्पीड। You are probably familiar with the word speed. So आप speed word से पहले से familiar तो होंगे, मतलब आप जानते तो होंगे कि speed एक कोई word होता है and उसका relation किस चीज से है। In the example given above, a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time. So जो example ऊपर दिया हुआ है ना 100 मीटर रेस का, तो उसमें क्या है कि जो गिवन डिस्टेंस है ना 100 मीटर, वो जिसने भी शॉर्टर टाइम में कवर किया और लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर इन अ गिवन टाइम। सो कम टाइम में जिसने वो डिस्टेंस कवर किया उससे, या फिर जो लार्जर डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं। The most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in unit time. So जो सबसे easy way है ना find करने के लिए कि किसकी speed ज़्यादा थी या कौन faster या slower move किया, वो कैसे है कि हमको फाइंड आउट करना है कि जो डिस्टेंस कवर किया है ना दोनों ने, अगर आप दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हो, तीन का कंपेयर कर रहे हो, तो दोनों तीनों में जिसने जो भी डिस्टेंस कवर किया जो भी हो उसको यूनिट टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा क्या, स्पीड। एंड जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, वैल्यू जो मैथमेटिकल वैल्यू आएगी वो जिसका सबसे ज्यादा होगा वो फास्टर मूव कर रहा है। तो इसके जो और फॉर्मूला एंड क्वेश्चंस है ना वो हमें आगे इस चैप्टर में आएंगे। Thus, if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster. तो अगर हमें दो बसेस का डिस्टेंस पता चल जाए कि 1 आवर में दोनों बसेस ने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सी बस जो थी वो फास्टर मूव कर रही थी एंड कौन सी बस स्लोअर मूव कर रही थी। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर स्पीड की डेफिनेशन दी, हम क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, इन अ यूनिट टाइम। सो एक यूनिट टाइम, पर्टिकुलर टाइम में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रही है उसको बोलते हैं स्पीड। स्पीड किसकी रहेगी, वो ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट।
When we say that a car is moving with a speed of 50 kilometers per hour, it implies that it will cover a distance of 50 किलोमीटर in 1 hour. अगर हम क्या बोलते हैं कि एक कार क्या कर रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उस कार ने 1 आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. तो यहाँ से एक और क्वेश्चन अगर हम देखें कि वो कार क्या है, 50 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम ले रही है, 1 आवर ले रही है. एंड आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है जिसका डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है. सो उस प्लेस पे तक पहुंचने के लिए, वन सिटी से दूसरी सिटी तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा. आंसर तो मैं बता रही हूँ 2 आवर्स, बट कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना आपको, क्योंकि अगर उसको 50 किलोमीटर कवर करने के लिए 1 आवर लग रहा है, दैट मीन्स कि 100 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना लगेगा, 2 आवर्स. 150 किलोमीटर कवर करने के लिए 3 आवर्स. आप 50 ऐड करते जाओगे एंड यहाँ 1 आवर में +1 करते जाओ. फाइन. However, a car seldom move with a constant speed for 1 hour. बट ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, बहुत ही कम ऐसा पॉसिबल है कि कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मतलब क्या है, एक सेम स्पीड से मूव करे 1 घंटे तक. इन फैक्ट इट स्टार्ट मूविंग स्लोली एंड देन पिक अप स्पीड. कई बार क्या होता है, बहुत स्लोली मूव करती है एंड स्पीड पिकअप कर लेती है जब, तो बहुत फास्ट मूव करने लगती है. और इनिशियली जब गाड़ी स्टार्ट होती है, कार स्टार्ट होती है, तब तो मूवमेंट स्लो ही रहती है. सो व्हेन वी से दैट द कार हैज अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, वी यूजुअली कंसिडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर. सो जब बोलते हैं ना कि कार की स्पीड ये है, जैसे कि क्या 50 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब क्या होता है ना कि जो टोटल डिस्टेंस है, दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, उसे कवर करने में कार को कितना लग रहा है, 1 आवर टाइम लग रहा है. या फिर 2 पॉइंट्स को देखा तो 1 आवर में जितने गैप उसने कवर किया उससे क्या बोल देते हैं, स्पीड. We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that hour. तो उस पर्टिकुलर 1 आवर में ये नहीं देखा जाता है कि कार ने पूरे टाइम एक ही स्पीड से चल रही थी या कार की स्पीड चेंज हो रही थी, क्योंकि ये तो कॉमन है कि आप बाइसिकल भी अगर चला रहे हो तो बहुत ही कम ऐसा पॉसिबल है कि आप एक ही स्पीड से चलते जाओ. जैसे कि अगर कार से आप कहीं घूमने जा रहे हो तो बीच में हाईवे आ जाता है, तो अगर हाईवे पे ट्रैफिक नहीं है तो कार की स्पीड क्या रहेगी, फास्ट रहेगी. बट अगर ट्रैफिक है तो कार की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है. तो कांस्टेंट का मतलब तो क्या है, एक जैसा, सेम. तो यहाँ पर तो कांस्टेंट नहीं रहती है, तो सिंपल है. तो जैसे अगर आपके साथ हो रहा है ना कि आप जा रहे हो तो अलग अलग टाइप के एरियाज मिलते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक वेरिएशन होता है, या कई बार रोड खराब होते हैं, पॉट होल्स होते हैं रोड में, तो उस कंडीशन में भी क्या है, कार की स्पीड स्लो हो जाती है. तो कार की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, ये क्लैरिफाई यहाँ पर होता है. The speed calculated here is actually the average speed of the car. इसीलिए जो speed calculate करते हैं ना हम, वो actual में क्या होती है, average speed होती है. In this book we shall use the term speed for average speed. So यहाँ पर हम speed के लिए कौन सा term यूज करेंगे, average speed term यूज करेंगे. एवरेज स्पीड क्यों, बिकॉज बीच में क्या स्पीड में वेरिएशंस आए हैं, बट हमने 1 आवर की टोटल स्पीड निकाली जो कि सारी स्पीड को ऐड करके नंबर ऑफ स्पीड से डिवाइड कर देते हैं. सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन. सो स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन द टोटल टाइम टेकन. तो ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करने में जितना भी टाइम लग रहा है ना, इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा क्या हमारा, स्पीड का. In everyday life, we seldom find object moving with a constant speed over long distance or for long duration of time. So हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी ऑब्जेक्ट ऐसी भी देखते हैं कि जो जिसमें मूवमेंट है, बट बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स क्या है, कांस्टेंट स्पीड से बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर रही हूँ. इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इन मोशन, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. अगर क्या होता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है बार बार, तो वो मोशन कौन सा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन.
On the other hand, an object moving along a straight line with constant speed is said to be in uniform motion. And अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम मोशन से सेम स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हो गया, एक सेम टाइप की स्पीड से अगर मूव कर रही है ना, तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन. इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज सेम एज द एक्चुअल स्पीड. तो यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो एवरेज स्पीड रहेगी वो एक्चुअल स्पीड के इक्वल होगी या फिर सेम होगी. We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. तो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को, अगर हम क्या मेजर कर लें, टाइम टेकन बाय इट टू कवर सर्टेन डिस्टेंस. कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको कवर करने में उसे कितना टाइम लग रहा है. इन क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मेजर डिस्टेंसेस. तो क्लास 6 में ये तो पढ़ा है कि डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं. उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट जो है वो क्या होती है. जैसे यूनिट्स पढ़ते हैं ना हम, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, किलोग्राम, ग्राम, किलोमीटर, मीटर, किलोलीटर्स, लीटर्स, मिलीलीटर, मिनट, सेकेंड, ये सारे क्या पढ़े हैं हमने, टाइम पढ़े हैं. ये सारी क्या है, मेजरमेंट की यूनिट है. हर टाइम की यूनिट क्या है, मिनट्स एंड सेकेंड और है. एंड डिस्टेंस की यूनिट पूछी हुई है यहाँ पे, मैं पूछ रही हूँ आपसे. तो डिस्टेंस की यूनिट क्या है, सबसे फर्स्ट चीज तो डिस्टेंस आप कहाँ पर जनरली यूज करते हो वर्ड. तो दो सिटीज के बीच में है, या फिर आपके सिंपली पूछ लिया होम टू स्कूल के बीच का गैप कितना है, डिस्टेंस कितना है. तो ये जो डिस्टेंस है इसको आप किस में नोटिफाई करते हो, किससे डिनोट करते हो, किलोमीटर या मीटर से. दो सिटीज के बीच का जो गैप है वो क्या है, डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे हम, किलोमीटर, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में. बट हाउ डू वी मेजर टाइम. सो आपने डिस्टेंस को मेजर करना तो सीखा है, बट टाइम को मेजर करना नहीं सीखा है. तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि टाइम को मेजर कैसे करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम. तो मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में देखते हैं. इफ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज. अगर आपके पास क्लॉक नहीं है, वॉच नहीं है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि टाइम कितना हो रहा है. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ एवर एल्डर कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ डे जस्ट बाय लुकिंग एट द शेडो. तो ये पता है क्या कि कैसे हमारे जो एल्डर्स थे वो अप्रोक्सीमेट टाइम बता देते थे शेडो को देख के. सो एंसेस्टर्स क्या है, बहुत सारे नेचुरल इवेंट्स जो होते हैं ना, वो उनको ये पता है कि जो कुछ नेचुरल इवेंट्स है ना वो रिपीट होते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद. तो उसके बेसिस पर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अगर कोई जो फिनोमिनन है या फिर नेचर की कोई भी एक्टिविटी है वो रिपीट हो रही है, उसके बेसिस पर वो डिसाइड कर लेते थे कि अप्रॉक्सीमेट टाइम क्या होगा. तो हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, अ ईयर. सो अब हम ये मंथ एंड ईयर का टाइम कैसे मेजर करते हैं. सो सबसे फर्स्ट तो क्या आ जाता है, डे आता है. मंथ से पहले भी क्या आएगा, डे आएगा. तो डे का टाइम हम कैसे मेजर करते हैं कि जो वन सनराइज से नेक्स्ट सनराइज के बीच का टाइम है. आज सनराइज हुआ, उसके बाद जब कल सनराइज होगा, तो ये जो दोनों सनराइज के बीच का टाइम उसको क्या कंसिडर कर लिया, वन डे. ऐसे ही मंथ एंड ईयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो दिया हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में. Our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after definite interval of time. So हमारे जो ancestors थे ना, पूर्वज जो थे हमारे, उन्होंने क्या नोटिस किया कि काफी सारे इवेंट्स जो हैं नेचर में वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल they found that the sun rises every day in the morning. उन्होंने सबसे फर्स्ट जो रिपीटेटिव चेंज है वो ऑब्जर्व किया क्या कि हर एक दिन सनराइज हो रहा है. The time between one sunrise and the next was called a day. इसीलिए जो एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक का टाइम था उसको क्या बोला, डे. Similarly, a month was measured from one new moon to the next. तो यहाँ पूछा था ना कि मंथ को कैसे मेजर करेंगे, तो एक न्यू मून से नेक्स्ट जो न्यू मून आ रहा है उसके बीच का ड्यूरेशन क्या होगा, अ मंथ होगा. A year was fixed as a time taken by Earth to complete one revolution of the sun. And
वो किससे डिसाइड हुआ कि 1 ईयर होगा, तो जो अर्थ का रिवॉल्यूशन है ना सन के अराउंड, तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको लगता है कितना, 1 ईयर। तो यहाँ पर हमें कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अर्थ सन मून की जो मूवमेंट है ना उसके बेसिस पर डे मंथ एंड ईयर का पता चल सकता है। Often we need to measure interval of time which are much shorter than a day. So कुछ interval of time क्या होते हैं, डे से भी छोटे होते हैं। जैसे डे में कितना है, 24 आवर्स है, तो 24 आवर्स को भी हम अगर स्प्लिट करते हैं, सो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये क्या है, कुछ लिमिटेड आवर्स के होते हैं। एंड इसके बाद हम क्या है, टाइम जो आप अभी देखते होगे ना, मेजर करते हैं तो हम मिनट्स में भी देखते हैं, सेकंड्स में भी देखते हैं। सो ये सारा टाइम अगर हम सन की और अर्थ की मूवमेंट पे देखें, उससे तो फाइंड करना डिफिकल्ट है, क्योंकि 1 सेकेंड में तो हम कैसे ही फाइंड आउट करेंगे कि क्या है 1 सेकेंड में अर्थ की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है। तो इसके लिए क्या होता है, क्लॉक्स और वॉचेज आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। तो क्लॉक्स एंड वॉचेज जो हैं वो एट प्रेजेंट टाइम सबसे कॉमन डिवाइसेस हैं जो कि टाइम मेजर करने के लिए यूज की जाती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम? सो कभी ये सोचा है कि क्लॉक एंड वॉचेस जो हैं वो टाइम कैसे मेजर करती हैं? तो आगे आंसर है, द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रेदर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। तो जो क्लॉक की वर्किंग है वो थोड़ी सी मुश्किल है, बट स्टिल क्या है, सारी टाइप की जो क्लॉक्स होते हैं ना वो एक पीरियोडिक मोशन को फॉलो करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम। एंड सबसे कॉमन पीरियोडिक मोशन किसका है, सिंपल पेंडुलम का है। पेंडुलम वर्ड हमें आगे आया भी था। तो यहाँ पर कुछ टाइप की कॉमन क्लॉक दी हुई है। तो ये वॉल क्लॉक है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा अगर वॉच में, तो यही क्या होता है, पेंडुलम। देन ये है टेबल क्लॉक एंड ये क्या है, डिजिटल क्लॉक। एक और चीज यहाँ पर, ये इस टाइप की जो क्लॉक होती है ना, ये होती है क्या, एनालॉग क्लॉक, एंड ये होता है क्या, डिजिटल क्लॉक। जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ आ जाता है ना, जो इजी होती है, सिंपल, तो वो क्या हो गई, डिजिटल क्लॉक। एंड डिजिटल वर्ल्ड में क्या हुआ है, चीजें काफी सारी सिंपल हो गई हैं, इजी हो गई हैं हमारे लिए एज अ व्यूअर। तो ये डिजिटल क्लॉक हो गई जहाँ पर टाइम देखना बहुत इजी है। एंड एनालॉग क्लॉक, अगर किसी बच्चे को नहीं देखना आता है तो वो तो पता ही नहीं कर पाएगा उसकी कौन सा हैंड कहाँ पर होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि शॉर्ट हैंड 9 पर है एंड लार्ज हैंड जो है वो 12 पर है। सो लार्ज हैंड अगर 12 पर है एंड शॉर्ट हैंड 9 पर है, तो इस कंडीशन में टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे, 9 o'clock। सो ये शॉर्ट हैंड क्या देखता है, ऑर्स काउंट करता है, एंड लॉन्ग हैंड जो है वो क्या देखता है, मिनट्स को देखता है। फाइन। एंड ये जो एक फास्ट मूविंग थिन सा हैंड होता है ना, बहुत थिन हैंड रहेगा, वो क्या देखता है, सेकंड्स के लिए होता है। फाइन। तो यहाँ पर ये 3 टाइप की क्लॉक दी हुई है एंड जिनको टाइम नहीं देखना आता है वो वॉच में सबसे पहले तो टाइम देखना सीखना। फाइन। अभी सिंपल पेंडुलम जो आया था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread। So इसके लिए क्या करना है, देखो ऐसे थ्रेड से स्टैंड के ऊपर एक स्टोन का पीस या फिर एक मेटेलिक बॉल को टाई करना है। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। एंड ये जो मेटेलिक बॉल है ना, इसको क्या बोल देते हैं, बॉब। Right? Figure 13.4a shows the pendulum at rest in its mean position। तो ये 13.4a में क्या है, पेंडुलम रेस्ट पोजीशन पर है, दैट मीन्स कि ये इसकी मीन पोजीशन है। When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro। That means कि ये जो पोजीशन थी ओ, जहां पर एक्चुअली था बॉब, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेके जाके थ्रो कर छोड़ दिया, तो ये क्या होगी, यहाँ से यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है, ये देखो ये एरो इधर गया, वापस से ये क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये टू एंड फ्रो मोशन होती है। फाइन। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है किसका, पेंडुलम का,
The to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion. So ये जो to and fro movement हो रहा है ना, motion हो रहा है, वो किसका example है? Oscillatory motion का example है. अब oscillatory क्या होता है? So oscillations क्या होती है ना, जो repetitive time के बाद आती है, मतलब एक particular time के बाद repeat होती हैं. तो वही same चीज़ क्या है? Periodic है, and उसको ही एक साइंटिफिक टर्म में क्या बोल देते हैं हम? ऑसिलेटरी. जैसे आपने स्टार्टिंग में तो पीरियोडिक मोशन ही पढ़ा ना, बट आप जैसे हायर क्लासेस में आते जाओगे तो वर्ड्स जो है वो ज़्यादा साइंटिफिक यूज होने लगते हैं, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? ऑसिलेटरी वर्ड, जो कि यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल है. The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to A. So हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि कंप्लीट वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट किया? जब ये जो बॉब ओ से स्टार्ट हुआ, ये देखो यहाँ पे when starting from its mean position O moves to A to B and back to O. That means कि ये यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस से B पर आया एंड देन O पोजीशन तक आ गया. तो ये जो डिस्टेंस कवर हुई, ये क्या हो गया? वन ऑसिलेशन. The pendulum also complete one oscillation when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B. तो pendulum जो है वो कब one oscillation complete करता है? जब पोजीशन A से B तक जाता है ना bob, तो भी वो उस कंडीशन में भी क्या होगा? वन ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा. The time taken by pendulum to complete one oscillation is called its time period. So जो one oscillation complete करने में उसको टाइम लग रहा है ना, वो क्या हो जाता है? उसका टाइम पीरियड. अब नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी 13.2 पे. Set up a simple pendulum as shown in figure 13.4 with a thread or string of length nearly 1 meter. So एक थ्रेड से, जो कि 1 मीटर की लेना है जनरली, उससे कनेक्ट करना है क्या? उससे टाई करना है एक सिंपल पेंडुलम के लिए एक बॉब या फिर मेटेलिक बॉल को. स्विच ऑफ एनी फैन नियर बाय, एंड उस जहाँ पर भी आप ये पेंडुलम को बना रहे हो ना, उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वहाँ पर आसपास कोई भी फैन ऑन ना हो. लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट्स मीन पोजिशन, एंड उस पेंडुलम की बॉब को क्या करना है? स्टैटिक करना है, रोक देना है. तो अगर फैन ऑन होगा ना तो थ्रेड में मूवमेंट हो सकती है. दैट इज वाई फैन ऑफ रखना है. मार्क द मीन पोजिशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर. सो फ्लोर पे मार्क कर लेना कि बॉब इनिशियली जो है वो कहाँ था? बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट. तो या तो फ्लोर पे कर लो, या फिर अगर आप वॉल साइड में कर रहे हो तो नियर बाय कोई वॉल है तो वॉल पे कर लो उसका मार्किंग कि कहाँ पर बॉब इनिशियली है. To measure the time period of the pendulum, we will need a stopwatch. तो इसको मेजर करने के लिए ना कि टाइम पीरियड कितना होगा एक पेंडुलम का, इसको मेजर करने के लिए एक स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ती है. However, if a stopwatch is not available, a table or a wristband can be used. तो अगर स्टॉप वॉच नहीं है ना, उसकी प्लेस पे टेबल क्लॉक या फिर जो रिस्ट वॉच होती है वो भी यूज की जा सकती है. To set the pendulum in motion, gently hold the bob and move it slightly to one side. So यहाँ पर क्या करना है? पेंडुलम को मोशन में लाने के लिए बॉब को जेंटली होल्ड करो एंड एक साइड पर लेके जाओ. जैसे यहाँ पर ये इनिशियल पोजीशन थी, इसको या तो यहाँ पर फ्लोर पे मार्किंग कर दो या इसके पीछे वॉल पे. देन ए पोजीशन तक लेके जाना है एंड देन इसको ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है. मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज taut while you displace it. तो जब ये ध्यान रखना है कि आप जब यहाँ से बॉब को पकड़े हुए हो एंड डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो रही है ना, तो आप इसको यहाँ से प्रॉपरली स्ट्रेच्ड टाइटली पकड़े हो. ठीक है? अगर बीच में क्या रहेगा, यहाँ पर ऐसे कर्व दिखने लगेंगे ना थ्रेड में, तो ये मोशन प्रॉपर नहीं होगा. Now release the bob from its displaced position, and then इसके बाद क्या करना है? बॉब को रिलीज करना है. Remember that the bob is not to be pushed when it is released, and ये ध्यान रखना है कि बॉब को पुश नहीं करना है, नॉर्मली रिलीज करना है. Note the time on the clock when the bob is at its mean position instead
of the mean position, you may note the time when the bob is at its extreme position. तो या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब बॉब अपनी मीन पोजीशन पर है, दैट मीन्स कि सेंटर पे है, वहां पर वो कितना टाइम, उस टाइम पे क्या टाइम हो रहा है, या फिर यहाँ पर एक और चीज की जा सकती है कि जब वो अपने एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पर है ना, जब आपने उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया है ए पे, वहां पर जो टाइम इंटरवल हो रहा है उसको नोट डाउन करना है आपको. मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन. उसके बाद क्या कर रहे हो, ये 20 ऑसिलेशन मूव करो. 20 ऑसिलेशंस कैसे, 1 ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगी, अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ए पॉइंट से बी तक गया एंड देन बी से अगेन ए पर आ रहा है, तो ये क्या हो गया 1 ऑसिलेशन. ऐसे ही 20 ऑसिलेशन काउंट करना है. तो 20 ऑसिलेशन काउंट करने के बाद क्या करेंगे, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 13.2. सो 13.2 में ये ऑसिलेशन एंड उसको कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो नोट डाउन करना है. द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन इज जस्ट अ सैंपल. तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है ना, वो क्या है, एक सैंपल के लिए दिया हुआ है कि टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस एंड टाइम पीरियड कैसे निकाला हुआ है. Your observation could be different from this. So हमारी ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पर आएंगी ना, कुछ अलग भी आ सकती हैं. Repeat this activity a few times and record your observation. इसलिए क्या करना है, इस एक्टिविटी को आप अपने आप से परफॉर्म करिए एंड उसकी जो भी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं उसे यहाँ पर फिल अप करना है. By dividing the time taken for 20 oscillations by 20. That means कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला ले रहे हैं हम, टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन. तो इससे क्या फाइंड आउट हो रहा है, टाइम पीरियड. तो बाय डिवाइडिंग द टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन बाय 20, गेट द टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. सो उसके लिए एक और क्या चाहिए, 1 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से. Is the time period of your pendulum really the same in all cases? अगर आपने पेंडुलम बनाया तो उसमें ये देखना कि सारे ही केसेस में जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड सेम है क्या. Note that a slight change in the initial displacement does not affect the time period of your pendulum. तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के कुछ स्लाइट चेंजेस की वजह से अफेक्ट नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है. Nowadays, most clock or watches have an electric circuit with one or more cells. तो आजकल जो watches and clocks आते हैं ना, वो काफी डिजिटल है एंड उनमें क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट प्रेजेंट होती है. These clocks are called quartz and इन क्लॉक को क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज बोलते हैं. क्वार्ट्ज क्या होता है यार, तो क्वार्ट्ज जो है ना, एक टाइप का क्या है, रॉक है जिसकी जनरली वॉचेस बनती हैं एंड ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये ग्लास की तरह शाइनी होता है, जो कि क्लॉक्स एंड वॉचेस बनाने के लिए यूज होगा. फाइन. द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्ट्ज क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन दैट बाय द क्लॉक अवेलेबल अर्लियर. तो इस टाइप की जो क्लॉक्स बनाए जा रहे थे ना, उससे टाइम मेजर करने में काफी एक्यूरेसी थी एंड जो प्रिमिटिव मेथड थे वो इतने एक्यूरेट नहीं थे. देन नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड. तो अभी टाइम एंड स्पीड के बारे में हमने पढ़ तो लिया कि टाइम को मेजर हम कैसे करते हैं, सिंपल पेंडुलम के बेसिस पर. डिजिटल क्लॉक्स होती हैं, एनालॉग क्लॉक्स होती हैं, तो ऐसे हमने टाइम को मेजर तो कर लिया, बट इसको मेजर करने के बाद कौन सी यूनिट में लिखते हैं. देन उसके बाद स्पीड भी है, स्पीड को मेजर करना तो समझ आया कि डिस्टेंस कवर्ड को डिवाइड कर देते हैं किससे, टाइम टेकन, तो उससे आ जाती है स्पीड. बट अगर आपने स्पीड एंड डिस्टेंस दोनों की मैथमेटिकल वैल्यू लिख दी, उसमें कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सा टाइम है एंड कौन सा स्पीड है. तो इसके लिए क्या यूज होती हैं, यूनिट्स यूज होती हैं. तो अभी देखते हैं हम यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड. द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड. तो टाइम की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेकेंड है. जनरली टाइम को क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एंड बेसिक कॉमनली यूज्ड यूनिट जो होती है वो है सेकेंड. इट्स सिंबल इज स्मॉल एस एंड इसको अल्फाबेट का जो स्मॉल एस है, स्मॉल लेटर एस, उससे डिनोट करते हैं. लार्जर यूनिट ऑफ टाइम
यू आर मिनट एंड आवर्स, एंड जो दूसरी यूनिट है टाइम की वो और क्या है, मिनट्स है जिसे डिनोट करते हैं MIN से, एंड आवर्स जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल h. You already know how these units are related to one another, and ये units कैसे एक दूसरे से related है ये तो पता होगा ना आपको. कैसे है, 1 hour is equal to 60 minute and 1 minute is equal to 60 second. So ये बहुत common है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए था. What would be the basic unit of speed? So अभी टाइम की बेसिक यूनिट क्या है, सेकेंड है. तो स्पीड की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. इसको कैसे हम अगर प्रोनाउंसिएट करना है तो क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस को हमने किस में मेजर किया, m दैट इज मीटर में, एंड टाइम मेजर किया किस में, सेकेंड में. फाइन. तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाती है, मीटर पर सेकेंड. ऑफ कोर्स इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट सच एज मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर. इसको और दूसरी यूनिट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दी हुई है कि अगर जो डिस्टेंस है वो मीटर में है एंड टाइम मिनट में है, एंड सेकेंड वन इज कि डिस्टेंस किलोमीटर में है एंड टाइम किस में है, आवर में. You must remember that the symbols of all units are written in singular. And ये ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जो सारी यूनिट्स हैं उनके जो सिंबल्स राइट करते हैं ना हम, जैसे मीटर के लिए m लिख रहे हैं या फिर सेकेंड्स के लिए s लिख रहे हैं, तो वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी राइड 50 किलोमीटर एंड नॉट 50 किलोमीटर्स. तो हम 50 km लिखेंगे ना कि kms, और 8 सेंटीमीटर एंड नॉट 8 सेंटीमीटर्स. Bujo is wondering how many seconds are there in a day and how many hours in a year. तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. अब पहले तो हम देखते हैं क्या, डे का, कि एक डे में कितने सेकेंड्स होते हैं. तो यहाँ 1 डे में आवर्स कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं. 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं. एंड 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं. तो आपको 1 डे में सेकेंड्स का करना है कि कितने सेकेंड्स होंगे उसमें. तो उसके लिए आप क्या करोगे, 24 को 60 से मल्टीप्लाई एंड अगेन 60 से मल्टीप्लाई करोगे. तो 1 डे में जितने भी सेकेंड्स हैं वो आपके आंसर में आ जाएगा. उसके अलावा क्या फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर. तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, सबसे पहले तो ये देखने वाली चीज है. 1 ईयर में डे होंगे क्या, 365 डेज. 1 डे में कितने आवर हो जाते हैं, 24 आवर. तो 365 में 24 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप दोनों को, तो आंसर आ जाएगा कितना, कि 1 ईयर में इतने नंबर ऑफ आवर्स होते हैं. फाइन. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं क्या है. तो ये कंटिन्यू में है, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द स्पीड. सो टाइम की अलग अलग यूनिट्स हैं जो कि किस पे डिपेंडेंट है, नीड पर डिपेंडेंट है, कि जरूरत पर डिपेंड है कि हमें मीटर वो यूज करना है, सेकेंड यूज करना है, मिनट यूज करना है या फिर आवर यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रेदर देन इन डेज और आवर्स. तो ये बहुत सिंपल होगा अगर हम अपनी एज को ईयर्स में एक्सप्लेन करें या फिर एक्सप्रेस करें, ना कि डेज में और आवर्स में. इसका रीजन क्या होगा वो हम देखते हैं अभी. सिमिलरली इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर्स द टाइम टेकन बाय यू टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड अवर स्कूल. सो अगर आप अपना जो एज है उसको ईयर्स में ना एक्सप्रेस करके डेज एंड आवर्स में एक्सप्रेस करोगे तो वो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सिंपली 1 बर्थडे से नेक्स्ट बर्थडे के टाइम को क्या कैलकुलेट करते हो, 1 ईयर. बट उसी टाइम को अगर आवर्स में कंप्लीट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा,
365 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वो तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, उसको रिमेंबर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। सेम यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अगर होम एंड स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम सेंटीमीटर में काउंट करें। इन केस अगर स्कूल जो है वो थोड़ा दूर है, कई बार क्या स्कूल पास में भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में तो आप क्या है इजीली सेंटीमीटर्स में भी मेजर कर लोगे, बट मीटर्स में एंड किलोमीटर्स में ही क्यों करते हैं हम? बिकॉज लार्जर डिस्टेंस के लिए लार्जर यूनिट यूज करना पड़ता है। हाउ स्मॉल और लार्ज इज अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। सो यहाँ पर हम जो स्मॉलेस्ट यूनिट देख रहे हैं टाइम की, जो कॉमन यूनिट है सेकेंड, सो उसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना स्मॉल है या कितना लार्ज है। 1 सेकेंड का टाइम डिफरेंस जो है या 1 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन जो है वो स्मॉल है या लार्ज है। सो द टाइम टेकन इज in saying aloud 2001 is nearby 1 second। तो यहाँ पर दिया हुआ एक गेम ही है कि इसको आप अगर गेम की तरह फॉलो करो ना तो भी इजीली फन गेम है कि जो 2001 क्लियरली एंड अलाउड बोलने पे जो टाइम लग रहा है वो क्या है? 1 सेकेंड है। वेरीफाई इट बाय काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 टू 2010। 2001 से लेके 2010 तक बोलो एंड उसमें काउंट करो कि कितना सेकेंड्स कवर हो रहा है। एंड ये क्या भी देख सकते हैं हम कि जनरली यहाँ क्या बोल रहे हैं कि 2001 बोलने में कितना सेकेंड लग रहा है? नियरली 1 सेकेंड लग रहा है। तो 2002, 3, 4 ये बोलने में भी नियरली 1 सेकेंड लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि 60 सेकेंड्स दैट इज क्या हो जाएगा? 1 मिनट में कौन ज़्यादा काउंटिंग कर पा रहा है? 2001 से स्टार्ट करके जो सबसे ज़्यादा पहुंचेगा 60 सेकेंड्स में वो क्या हो जाएगा? विनर, क्योंकि वो सबसे फास्टली बोल रहा है। वो इवन 1 सेकेंड से भी कम में ये 2001 बोल पा रहा है। फाइन। तो ये फन गेम है, यहाँ पर एक फन गेम इसको हम बना लेते हैं क्योंकि एजुकेशन क्या है, स्टडी को अगर आप थोड़ा सा फनी एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ो तो ज़्यादा टाइम तक रिकॉल कर पाते हो ना। इसलिए यहाँ पर भी एक हमने क्या किया, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था या नॉलेज था उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया एक गेम को। द पल्स ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट एट रेस्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट, दैट इज अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड। तो यहाँ पर हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था ना कि हार्ट बीट जो होती है या पल्स बीट जो होती है वो 1 मिनट में कितने बार होती है? 72 टाइम्स होती है। सो यहाँ पर निकाल लिया 10 सेकेंड का कि 10 सेकेंड्स में कितना हो रहा है? 12 टाइम्स हो रही है। दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रंस। तो ये चिल्ड्रंस में जो हार्ट बीट या पल्स रेट होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एंड ह्यूमंस में भी कब दिया हुआ है? रेस्ट वाली कंडीशन में दिया है। तो अगर वर्किंग कंडीशन है या फिर रनिंग करने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद ये पल्स रेट है ये कई बार ज़्यादा आता है। फाइन। Paheli wondered how time was measured when pendulum clock were not available. So पहेली ने ये सोचा कि जब पेंडुलम क्लॉक या फिर डिजिटल और एनालॉग क्लॉक अवेलेबल नहीं थे तब टाइम कैसे मेजर किया जाता था, क्योंकि ह्यूमंस तो काफ़ी पहले से रह रहे बट ये सारी चीज़ों की डिस्कवरी बाय द टाइम हुई है ना। तो ये देखते हैं हम यहाँ पर Many time measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clock become popular. So जब ये pendulum clock popular हुई ना उससे पहले काफ़ी सारे दूसरे devices थे जिनके थ्रू टाइम मेजर किया जाता था। वो devices क्या हैं? sundials, वाटर क्लॉक एंड सैंड क्लॉक्स। तो वो सब क्या है? वाटर क्लॉक है, सैंड क्लॉक है या फिर सनडाइल है। अब ये सब चीज़ें क्या है? Different design of these devices were developed in different part of the world. फिगर 13.5। तो यहाँ 13.5 में एग्जाम्पल्स के फिगर दिए हुए हैं कि दिल्ली में जो जंतर मंतर है ना बहुत फेमस एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। तो जंतर मंतर पे बना हुआ है क्या? सनडाइल। तो उसके बेसिस पर टाइम का पता लगाया जाता था। देन उसके बाद है सैंड क्लॉक या फिर वाटर क्लॉक। सो इसके हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। सैंड क्लॉक जैसे ये सैंड है पूरा एक पार्ट में फिक्स्ड है, एक पार्ट में फिल जो है। सो ये टॉप टू बॉटम आने में यहाँ से पूरी सैंड एम्प्टी होने से डाउन सेक्शन में आने में जो भी टाइम लगाती है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जनरली 1 मिनट। सो उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं एंड सेम हो जाता है क्या? वाटर क्लॉक में। तो इस टाइप से जो एंशिएंट टाइम पे टाइम मेजर किया जाता था। उसके बाद है मेजरिंग स्पीड। तो स्पीड कैसे मेजर करते हैं यहाँ पर देखते हैं अब हम।
Having learned how to measure time and distance, you can calculate the speed of an object. तो अगर हमें ये पता चल गया है ना कि टाइम कैसे मेजर करते हैं और स्पीड के डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, तो फिर हम तो इजीली स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड. तो एक ग्राउंड पे बॉल मूव कर रही है, उसकी स्पीड कैसे फाइंड की जाती है वो देखते हैं एक्टिविटी 13.3 में. Draw a straight line on the ground with chalk powder or lime and ask one of your friend to stand 1 to 2 meter away from it. So क्या करना, ग्राउंड पे चॉक पाउडर या फिर लाइन, जो चूना होता है ना वाइट कलर पाउडर्ड है, उससे एक लाइन ड्रॉ करना है एंड उससे अपने फ्रेंड से बोलो कि उस लाइन से 1 या फिर 2 मीटर अवे दूर जाके बैठना है या फिर खड़े रहो. Let your friend gently roll a ball along the ground in a direction perpendicular to the line. Then उसके बाद क्या करेगा, आपके फ्रेंड को इंस्ट्रक्शन दो कि वो जिस पॉइंट पे खड़ा हुआ है ना वहां से बॉल को जेंटली रोल करे, जेंटली वहां से फेंके बॉल को. कौन से डायरेक्शन में फेंकना है, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर डायरेक्शन आप यहाँ 13.6 फिगर में देखो, ये जो बैठा हुआ है ना इस लाइन से 90 डिग्री का एंगल जो एक क्रॉस आएगा ना वो क्या है, परपेंडिकुलर है. जैसे ये यहाँ से आ रहा है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर. दैट मीन्स कि यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा ना वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा. दैट इज वाई इसको क्या बोला, परपेंडिकुलर लाइन, एंड ये हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन. नोट द टाइम एट द मोमेंट the ball crosses the line and also when it comes to rest. उसके बाद क्या करना है, टाइम नोट करना है जब बॉल क्या करेगी, लाइन को क्रॉस करेगी, एंड सेकेंड टाइम कब टाइम कैलकुलेट टाइम नोट करना है, जब वो बॉल स्टॉप हो जाएगी, रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगी. हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट. तो यहाँ पर ये देखना है कि बॉल ने कितना टाइम लिया रेस्ट कंडीशन में आने के लिए. Measure the distance between the point at which the ball crosses the line and the point where it come to rest. उसके बाद क्या, हमने डिस्टेंस मेजर करना तो सीखा है, तो डिस्टेंस मेजर कर लेंगे कौन से पॉइंट्स के बीच में जहां पर बॉल ने लाइन को क्रॉस किया, एंड कौन सा पोजीशन लास्ट जहां पर वो रेस्ट पे आई. यू कैन यूज अ स्केल फॉर और अ मेजरिंग टेप. तो इसके लिए क्या है, स्केल एंड मेजरिंग टेप कुछ का भी यूज कर सकते हैं. लेट डिफरेंट ग्रुप्स रिपीट द एक्टिविटी. अब क्या करना है, तो ये एक्टिविटी जो है वो अलग अलग ग्रुप्स या फिर इंडिविजुअल पर्सन्स रिपीट करे. रिकॉर्ड द मेजरमेंट्स इन टेबल 13.3. इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल. सो हर एक कंडीशन में क्या करना है, जो डिस्टेंस एंड टाइम है वो मेजर करना है, उस मेजरमेंट को रिकॉर्ड करना है एंड स्पीड को कैलकुलेट करना है. स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो हमने देखा ही हुआ है, डी डिस्टेंस अपॉन टी फॉर टाइम इज इक्वल टू वॉट, स्पीड. सो स्पीड कैसे निकाल लेंगे, डिस्टेंस पता है हमको, टाइम पता है, तो टाइम से डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी क्या, स्पीड. You may now like to compare your speed of walking or cycling with that of your friend. So यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन. रेस लगाते हो तब क्या करते हो, स्पीड का ही कंपैरिजन करते हो ना, साइकिल बाइसिकल या बाइक रेस में, या फिर कई बार तो गेम्स जब खेलते हो तो स्मॉल जो टॉय कार होती हैं उसकी रेसिंग भी कराते हैं ना, कि किसकी कार फास्टर मूव कर रही है, ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है. तो वॉकिंग एंड साइकिलिंग में स्पीड कंपेयर करते हैं. यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम सम अदर पॉइंट. सो यहाँ पर क्या है ना, आपको ये भी कई बार ज़रूरत पड़ जाता है ना कि आपके होम से स्कूल के बीच का डिस्टेंस क्या है, या फिर कोई दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, कोई प्लेग्राउंड है, वहाँ से आपके होम का डिस्टेंस क्या है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत पता होना चाहिए हमको. Each one of you can then measure the time taken to cover that distance and calculate your speed. अगर आपको ये डिस्टेंस पता है तो वहां पर के दोनों पॉइंट के बीच में भी आप क्या कर सकते हो, रेसिंग कर सकते हो, कि डिस्टेंस कवर अगर आपको पता है एंड जो भी टाइम कंज्यूम हो रहा है वो रेस को कंप्लीट करने में, सो इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, स्पीड फाइंड आउट हो जाएगी. इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो who amongst you is the fastest, and इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन ज्यादा फास्टेस्ट है. स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन
टेबल 13.4 इन किलोमीटर पर आर। तो यहाँ पर ना स्पीड दी हुई है 13.4 टेबल में, किलोमीटर पर आर में दी हुई है पर। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड योरसेल्फ। तो इन किलोमीटर पर आर में अगर कहीं दी हुई है ना स्पीड, तो उसको हम मीटर पर सेकेंड में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? अभी देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट? 1000 मीटर। तो अगर किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वैसे ही और दिया हुआ है तो 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट्स होते हैं, एंड 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होते हैं। तो ये अगेन मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया, फाइन। तो यहाँ पर हमने 60 मल्टीप्लाई बाय 60 क्यों करते हैं? क्योंकि इसको सेकेंड में करना है। सो 1 आवर से जब 1 आवर से सेकेंड्स में आना है तो क्या करेंगे हम? 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो यही सेम आप करोगे कहाँ पर? टेबल 13.4 में। यहाँ फर्स्ट कंडीशन में तो दिया हुआ था 320 किलोमीटर पर आवर, तो 320 मल्टीप्लाई बाय 1000 बिकॉज मीटर में कन्वर्ट करना था, एंड अपॉन में क्या है? आर की वैल्यू है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा किसमें? सेकेंड में। सेम ऐसे ही आप बाकी टेबल को भी फिल करो, किलोमीटर पर आर की स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल सा टास्क है ये तो। Rockets launching satellite into Earth's orbit often attain speed up to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। जब रॉकेट लॉन्चिंग होती है ना अर्थ ऑर्बिट में, तो उस टाइम पे क्या होता है? कितनी स्पीड तक चला जाता है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 8 किलोमीटर। बहुत ही फास्ट स्पीड होती है ये तो। On the other hand, a tortoise can move only with a speed of about 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड tortoise की स्पीड कितनी सी है? वो सिर्फ 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर मूव कर सकता है। तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन देखो 8 किलोमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टॉइस? तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो रॉकेट है वो टॉर्टॉइस से कितना फास्ट स्पीड में मूव किया? तो ये क्या होगा? दोनों को पहले में सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। सेम यूनिट से मतलब है यहाँ पर किलोमीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर भी क्या करो? किलोमीटर पर सेकेंड। दोनों को सेम यूनिट में लाने के बाद हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कितना अमाउंट में या फिर कितने टाइम्स रॉकेट की स्पीड ज्यादा थी। वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम। जब एक बार स्पीड पता चल जाएगी ना किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है ये इजीली हम आइडेंटिफाई या कैलकुलेट कर सकते हैं। All you have to do is to multiply the speed by time। करना क्या है? सिर्फ डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। Thus it is to multiply the speed by time। Thus distance covered is equal to speed multiplied by time। फाइन, ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। एंड ये जो फॉर्मूलेज आते हैं ना बीच में, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में भी ये यूज आते हैं। You can also find the time an object would take to cover a distance while moving with a given speed। So हम कैसे और फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम को? जो वो डिस्टेंस कवर कर रही है ना गिवन स्पीड में। सो यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा? टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फाइन। सो यहाँ पर अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है, तो हम इन फॉर्मूलेज की यूज से फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। Bujo wants to know whether there is any device that measure the speed। So Bujo क्या है ना, थोड़ा सा लेजी है। उसको ऐसा लगता है कि स्पीड हम ऐसे क्यों कैलकुलेट करें कि पहले हमें डिस्टेंस भी पता हो फिर हमें स्पीड भी पता हो। सो ऐसे डिस्टेंस मेजर क्यों करना? थोड़ा सा कुछ इजी टेक्निक है जिससे और इजी टेक्निक हो जिससे स्पीड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको डिस्टेंस एंड स्पीड के कैलकुलेशन करके स्पीड फाइंड आउट करना, डिस्टेंस एंड टाइम का कैलकुलेशन करके स्पीड फाइंड आउट करना थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था। तो उसके माइंड में क्वेश्चन आया कि क्या कोई डिवाइस होती है जो डायरेक्टली स्पीड को मेजर कर दे? तो इसका आंसर है येस। आपने बाइक्स कार्स में तो देखा ही होगा ना, एक इंस्ट्रूमेंट सा लगा होता है। अब इंस्ट्रूमेंट को बोलते क्या है? You might have seen a meter fitted on top of a scooter or a motorcycle। तो आपने मोटरसाइकिल, स्कूटर या फिर कार में देखा होगा टॉप पे एक सर्कुलर टाइप का मीटर फिक्स होता है।
Similarly, meter can be seen on the dashboard of car, buses and other vehicles. तो सारे vehicles में generally ये dashboard देखने को मिलता है. Figure 13.7 shows a dashboard on a car. So अगर नहीं देखा है ना, ध्यान नहीं दिया कभी कार में या buses में, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इस टाइप से होता है ये dashboard. Note that one of the meter has kilometer per hour written on one corner. This is called a speedometer. So एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एंड पे कॉर्नर पे किलोमीटर पर आवर लिखा होता है. यही वो इंस्ट्रूमेंट है जो स्पीड मेजर करता है एंड इसे क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर. It records the speed directly in kilometer per hour. जनरली कार और बाइक क्या है? फास्टर मूव करती है, इसीलिए ये जो डिस्टेंस है या ये स्पीड क्या है किसमें फाइंड आउट करता है? किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करता है. देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल. तो यहाँ पर एक और मीटर होता है बीच में जो कि क्या फाइंड आउट करता है? डिस्टेंस कवर. तो डिस्टेंस कवर फाइंड आउट करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? ओडोमीटर. फाइन. While going for a school picnic, Paheli decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey. तो पिकनिक पे जा रही थी पहली स्कूल पिकनिक से, तो उसने क्या सोचा कि मैं ओडोमीटर की रीडिंग नोट डाउन करूंगी हर 30 मिनट्स के बाद, जब तक की जर्नी एंड नहीं हो जाती. So later on she recorded her reading in table 13.5. So उसने अपनी रीडिंग्स कहाँ पर नोट डाउन की? 13.5 टेबल पे. Can you tell how far was the picnic spot from the school? So जो पहली पिकनिक गई थी तो उसने क्या देख रही थी? वो ओडोमीटर पे रीडिंग्स को मेजर कर रही थी एंड उसको रिकॉर्ड कर रही थी. सो टेबल 13.5 में जो रिकॉर्डिंग्स दी हुई है ना, तो उसके बेसिस पर क्या पिकनिक से स्कूल एंड पिकनिक के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यस, इजीली कर सकते हैं. कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस? तो बस की जो स्पीड है वो क्या कैलकुलेट की जा सकती है? यस. वो कैसे होगा? पहले हम यहाँ पर टेबल 13.5 में देखते हैं. सो ओडोमीटर की जो स्टार्टिंग रीडिंग थी 8 AM पे, वो नोट किया एंड जब वहाँ पर वो पिकनिक पर पहुँच गए, वो नोट करने के बाद दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग के जो डिफरेंस है, वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. डिस्टेंस हो जाएगा. एंड टाइम कैसे निकलेगा? 8 AM से 10 AM के बीच का टाइम कितना हो जाएगा? 10 - 8 इज 2 hours. तो टाइम यहाँ पर क्या हो गया? 2 hours. एंड 36,540 को किस में से माइनस कर दोगे? 36,620. तो ये आ जाएगा क्या? डिस्टेंस. तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया. अब आपके पास डिस्टेंस है एंड टाइम है, तो इजीली स्पीड भी फाइंड आउट की जा सकती है. Looking at the table, Bujho asked Paheli whether she can tell how far they would have traveled till 9:45 AM. So Bujho क्या बोल रहा था? बूझो ने पहेली से पूछा कि इस टेबल को देखकर क्या ये आंसर दे सकते हो कि 9:45 AM पर कहाँ पर पहुंचे थे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था. तो पहेली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन. पहेली के पास अब इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था. दे वेंट टू देयर टीचर. शी टोल्ड देम दैट वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. सो वो अपने टीचर के पास गए, तो टीचर ने क्या बोला? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं. फाइन. डिस्टेंस टाइम ग्राफ. You might have seen that newspapers, magazines, etc. present information in various forms of graph to make it इंटरेस्टिंग. सो न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन में कई बार हमने देखा है जो इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ग्राफिकल फॉर्म में दिया जाती है वो इन्फॉर्मेशन. द टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन फिगर 13.8 इज नोन एज अ बार ग्राफ. तो 13.8 फिगर में जो ग्राफ दिया हुआ है ना, तो ये क्या है? फर्स्टली तो यहाँ पर ये देखो किसके बीच का ग्राफ है कि 1 ओवर में कितने रन्स बना रहे हैं. सो ये फर्स्ट ओवर में कितने रन बने, देन सेकंड ओवर में कितने रन बने, थर्ड ओवर में. ये जो ग्राफ है ना, ये कौन सा है? बार ग्राफ. तो जनरली आप बार कहाँ पर यूज करते हो? वर्ड चॉकलेट बार है, आइसक्रीम बार है. तो ये दिख रहा है, ये देखो चॉकलेट कलर का भी एंड बार्स टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है. तो जो चॉकलेट बार टाइप स्ट्रक्चर जहाँ पर दिखता है वो कौन सा ग्राफ हो जाता है? बार ग्राफ. फाइन. Another type of graphical representation is a pie chart. And एक
जो टाइप का होता है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। वो नेक्स्ट पेज पे फिगर में दिया हुआ है। तो उससे पहले पाई क्या है, एक स्वीट डिश होती है ना। तो पाई चार्ट, अगर पाई के स्ट्रक्चर से आप उसको कंपेयर कर सकते हो, जिससे आपको याद भी रहेगा ज़्यादा टाइम तक कि बार ग्राफ क्या है, चॉकलेट बार के जैसा जो दिखता है वो बार ग्राफ है, जो पाई के जैसा दिखता है वो पाई चार्ट है। The graph shown in figure 13.10 is an example of a line graph and simply जो लाइन दिखता है लाइन के फॉर्म में है वो लाइन ग्राफ हो गया। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ एंड जो डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ है ना वो कौन सा वाला ग्राफ है, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट नहीं है, वो लाइन ग्राफ है। लेट अस लर्न टू मेक सच अ ग्राफ। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं लाइन ग्राफ को कैसे बनाते हैं। सो ये रहा हमारा पाई चार्ट जो कि पाई के शेप का दिखता है, एक सर्कुलर बिस्किट कुकी या फिर पाई के शेप का दिखता है। एंड ये है क्या, लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ को हमें पढ़ना है कि कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर आता है ना, ये यहाँ पर 13.11 में देखो इस टाइप का होता है, जनरली ग्रीन और ब्लैक कलर और रेड कलर का, जनरली इन 3 कलर्स में आता है ना ग्राफ पेपर। तो ऐसी लाइनिंग्स होती हैं, डार्क लाइन एंड उसमें स्मॉल सेक्शंस होते हैं जहाँ पर ये लाइट लाइन्स होती हैं। ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट। सो उस ग्राफ पेपर पे क्या करना है, 2 परपेंडिकुलर 2 लाइन्स ड्रॉ करना है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एज शोन इन फिगर 13.11। मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज एक्स ओ एक्स डैश। तो अभी यहाँ पर फिगर में साथ साथ आप देखते जाओ, एक लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है, एक्स ओ एंड एक्स डैश। इट इज नोन एज एक्स एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। सिमिलरली मार्क द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश। सो ये वाई ओ वाई डैश एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। हॉरिजॉन्टल जो है वो क्या होती है, एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल जो है वो क्या होती है, वाई एक्सिस। The point of intersection of XO X dash and YO Y dash is known as the origin O। and ये दोनों लाइन जहाँ पर आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स कि क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को टच कर रही हैं, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड उसको नेम दे दिया है क्या, O। The 2 quantities between which the graph is drawn are shown along these 2 axes। and जो हम quantities लेते हैं ना वो इन 2 axes के अराउंड मेजर करते हैं, OX and OY। एक क्या हो गई X axis and दूसरी हो गई Y axis। We show the positive values on the X axis along OX। and जो हम positive values हैं उसको शो करते हैं कहाँ पर, X axis पर ओ एक्स के साइड में। ओ एक्स डैश के साइड में क्या है, नेगेटिव वैल्यूज शो होती हैं, एंड ओ एक्स के साइड पर क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज शो होती हैं। सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस आर शोन अलोंग ओ वाई। एंड सेम यहाँ पर ओ वाई जो है ना उसके अराउंड पॉजिटिव वैल्यूज शो होती हैं। ओ वाई डैश पे क्या है, नेगेटिव वैल्यूज। आपने नंबर लाइन पढ़ी है ना, 0 यहाँ पर ओ पे हमने क्या मान लिया, 0 है, तो ये एक्स के साइड पर क्या है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, एंड इस साइड पर क्या है, ये नेगेटिव वैल्यूज हैं। एंड सेम वाई ओ वाई डैश में भी है। तो ग्राफ में हमेशा वो वाला सेक्शन लिया जाता है या लाइंस जहां पर पॉजिटिव वैल्यूज है। दैट इज वाई हम कौन सी लाइंस लेंगे, ओ वाई एंड ओ एक्स। In this chapter we shall consider only the positive values of quantities। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, चैप्टर में अभी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं। Therefore we shall use only the shaded part of graph shown in figure 13.11। तो ये जो पिंक कलर में शेडेड ग्राफ है ना, सिर्फ हम उस पार्ट को ले रहे हैं। Bujho and Paheli found out the distance traveled by a car and the time taken by it to cover that distance। Their data is shown in table 13.6। तो बूझो एंड पहेली ने क्या किया, एक कार का डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम जो है वो एक टेबुलर फॉर्म में रिकॉर्ड किया हुआ है। सो वो यहाँ पर दिया है देखो 13.6 टेबल में। यू कैन मेक ग्राफ बाय फॉलोइंग स्टेप गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो स्टेप्स दी हुई है ना उसके बेसिस पर हम एक ग्राफ बना सकते हैं। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं। Draw 2 perpendicular lines to represent the 2 axes and mark them as OX and OY as in figure 13.11। तो 2 लाइन्स ड्रॉ करना है जो आपस में परपेंडिकुलर होंगी एंड उनको नेम देना है OX and OY। Decide the quantity to be shown along the X axis and that of the
दैट टू बी शोन अलोंग द वाई एक्सिस। अब जो क्वांटिटीज है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, वो हमें डिसाइड करना है कि हम एक्स एक्सिस पर क्या शो करेंगे एंड वाई एक्सिस पर क्या शो करेंगे। यहाँ पर जो हमने बना रहे हैं ना, उसमें क्या है, in this case we show the time along the x axis and the distance along the y axis। यहाँ पर x पे हम क्या लिख रहे हैं, time, and y पे distance। Choose a scale to represent the distance and another to represent the time on the graph for the motion of a car scale could be। so यहाँ पर क्या डिसाइड करना है, अब स्केल डिसाइड करना है। स्केल कैसे, टाइम के लिए क्या देख रहे हैं हम, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट के लिए हम 0 to 1 के बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं, देन अगेन नेक्स्ट 1 मिनट के लिए 1 to 2 का डिस्टेंस। सो 1 मिनट के लिए कितना डिस्टेंस हो गया, 1 सेंटीमीटर। सेम डिस्टेंस जब ले रहे हैं हम 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए क्या है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ ग्राफ पे। फाइन, तो ग्राफ पे जो 1 सेंटीमीटर है वही क्या है, 1 मिनट है एक्स एक्सिस पर, एंड वाई एक्सिस पर जो 1 सेंटीमीटर है वो क्या मेजर करेगा, 1 किलोमीटर। Mark values for the time and the distance on the respective axis according to the scale you have chosen। उसके बाद क्या करना है, ये values को मार्क करना है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 एंड on the y axis also ये values को मार्क करना है। For the motion of the car, mark the time 1 minute 2 minute on the x axis from the origin O। तो x axis पर 1 2 3 in minutes नोट डाउन करना है। Similarly, mark the distance 1 kilometer 2 kilometer on the axis y, and y axis पर जो distance है 1 kilometer 2 kilometer वो नोट डाउन करना है। Now you have to mark the point on the graph paper to represent each set of values for distance and time। Observation recorded at serial number 1 in table 13.6 show that at time 0 the distance moved is also 0। so अगर हम यहाँ पर देखें तो 0 टाइम जब था ना, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था, उस टाइम पे कोई डिस्टेंस भी बिल्कुल डिस्टेंस कवर नहीं किया था। दैट इज वाई ये जो पॉइंट है इनिशियली ब्लू डॉट जो है वो यहाँ ओ पॉइंट पे ही आ रहा है। अभी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हमें यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ना वो इसी बेसिस पर लाना है। जैसे फर्स्ट डॉट कहाँ पर आया, इनिशियली आप टेबल 13.6 में देखते जाओगे, सीरियल नंबर 1 पे डी एंड टी बोथ क्या थे, 0, दैट इज वाई ये 0 आया। सेकेंड कंडीशन में डी एंड टी, दैट मीन्स की डिस्टेंस एंड टाइम दोनों क्या है, 1, दैट मीन्स की 1 वैल्यू आई, तो वो डॉट आ गया कहाँ, यहाँ पर। सेकेंड कंडीशन में क्या वैल्यू आई, 1, तो 1 सेंटीमीटर आगे एक और ब्लू डॉट लगा दिया। तो अब इस टाइप से स्पीड को हमें फाइंड आउट करना है। आगे कंटिन्यू करते हैं अब हम। द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू दिस सेट ऑफ वैल्यूज ऑन द ग्राफ विल देयरफॉर बी द ओरिजिन इटसेल्फ। तो ये जो फर्स्ट सीरियल नंबर 1 में जहाँ पर टाइम 0 एंड डिस्टेंस 0 था ना, तो उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, स्पीड की 0। दैट इज वाई वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ओरिजिन पर ही प्रेजेंट होगा वो पॉइंट। After 1 minute, the car has moved a distance of 1 kilometer। So 1 minute के बाद क्या हुआ, डिस्टेंस ने 1 किलोमीटर, कार ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। To mark this set of values, look for the point that represent 1 minute on the y axis। तो वो पॉइंट देखना है जहाँ पर 1 मिनट टाइम कवर हो गया x एक्सिस पर। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट दिस पॉइंट, एंड उस जगह क्या करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। पैरेलल लाइन तो आपको पता ही होगी, जो लाइंस जैसे रेलवे लाइंस है ना, सिंपली एग्जाम्पल पहले देख लो उसके बाद हम देखते हैं पैरेलल लाइन। रेल लाइंस क्या है, दो जो लाइंस हैं वो आपस में कभी क्रॉस नहीं करती हैं, तो सेम पैरेलल लाइंस हैं कभी क्रॉस नहीं करती हैं, हमेशा एक इक्वल डिस्टेंस पे रन करती हैं या मूव करती हैं। तो यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, एक y एक्सिस पे एंड एक जो लाइन ड्रॉ करना है वो x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट दिस पॉइंट, फाइन। Then draw a parallel line to the x axis from the point corresponding to distance 1 kilometer on the y axis। तो यहाँ पर देखो ये एक पैरेलल ड्रॉइंग एंड ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, एंड जहाँ पर ये दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट होंगी वहाँ पर ये ब्लू डॉट आ रहा है, ठीक है।
The point where these two lines intersect represent this set of values on the graph. And जो point पे intersection हो रहा है दोनों lines का, वो भी एक value दे रहा है, and वो value किसकी है? Speed की है. Similarly, mark on the graph paper the point corresponding to different set of values. ऐसे ही बाकी जो values है ना 13.6 table की, वो उन सबको इस figure में हमें mark करना है. Figure 13.12 shows the set of point on the graph corresponding to positions of the car at various time. तो 13.12 में क्या करना है, क्या दिया हुआ है वहां पर, जो various time interval पे पोजीशन चेंज हो रही है ना कार की, वो दी हुई है. Join all the points on the graph as shown in figure 13.13. So ये जितने भी points है ना, इनको join करना है. इट इज अ स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ओ से ओरिजिनेट हो रही है जो. दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार. तो ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो कि क्या शो कर रहा है, कार का मोशन शो कर रहा है. इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड. सो अगर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ ऐसी स्ट्रेट लाइन शो करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है. एंड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया. हाउएवर इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग द ग्राफ कैन बी ऑफ एनी अदर शेप. सो अगर ये स्पीड चेंज होती है तो ग्राफ किसी और शेप का भी हो सकता है. Generally, the choice of scale is not as simple as in the example given in figure 13.12 and 13.13. तो जो examples है ना दिए हुए हैं यहाँ पर 13.12 and 13 में, जहाँ पर हमने scale देख लिया सिंपली क्या, 1 minute is equal to 1 centimeter and 1 kilometer is also is equal to 1 centimeter. तो ये इतना भी easy नहीं है. We may have to choose two different scales to represent the desired quantities on the x and the y axis. कई बार क्या होता है ना, दोनों एक्सिस पे अलग अलग स्केल भी चूज करना पड़ सकते हैं. Let us try to understand this process with an example. अभी इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. Let us again consider the motion of the bus that took पहेली and her friend to the picnic. तो अभी पहेली को ना फिर से वही वाली बस याद आ रही है कि जिससे वो पिकनिक गए थे. तो पिकनिक की मेमोरीज आप लोगों के भी हमेशा रहती है ना माइंड में, इसीलिए वहाँ पे फिर से वो बस का एग्जाम्पल ले रही है. द डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन बाय द बस आर शोन इन टेबल 13.5 एंड उसका डेटा भी है उसके पास, इसलिए 13.5 टेबल में जो डेटा है ना उसकी हेल्प से यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज 80 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो था वो क्या था, 80 किलोमीटर. If we decide to choose a scale 1 kilometer is equal to 1 centimeter. So हमने लास्ट पेज पे भी क्या देखा था, हम 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर रहे थे. अगर यहाँ पर भी हम 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेंगे तो क्या होगा, हमें 80 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. आगे देखते हैं. वी शैल हैव टू ड्रॉ एन एक्सिस ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर. अगर आप क्या कर रहे हो, 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर ये गैप ले रहे हो अगर, तो क्या होगा, आपको 80 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. अब वो तो एक पेपर शीट पे तो पॉसिबल है ही नहीं, 80 सेंटीमीटर तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा. सो दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन अ शीट ऑफ पेपर. तो ये पेपर शीट पे पॉसिबल नहीं है. ऑन द अदर हैंड अ स्केल 10 किलोमीटर is equal to 1 centimeter would require an axis of length only 8 centimeter. और दूसरे ही साइड पर अगर हम स्केल क्या लेते हैं, 10 किलोमीटर का स्केल लेते हैं, कितने के लिए, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेते हैं, उसके लिए सिर्फ क्या रहेगा, हमें 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. कैसे, अगर 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है देन 80 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये तो. दिस स्केल इज क्वाइट कन्वीनियंट. तो ये क्या है, थोड़ा सा ईजी स्केल है. However, the graph may cover only a small part of the graph paper and इससे क्या होगा, ग्राफ पेपर पे थोड़ा ही एरिया कवर होगा ये ग्राफ बनाने के लिए. Some of the point to be kept in mind while choosing the most suitable scale for drawing a graph area. तो कुछ चीज़ें जो हैं जो ध्यान हमेशा रखना पड़ता है ग्राफ एरिया मतलब
ग्राफ बनाते टाइम, ग्राफ को जब ड्रॉ करते हो तो स्केल सिलेक्ट करते टाइम, जैसे एक तो यहाँ पर ही आ गया था कि अगर आप 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेते तो कैसे आपके ग्राफ पेपर में ये पूरा डिस्टेंस कवर कर पाते, ठीक है ना। तो कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए ग्राफ ड्रॉ करते टाइम। फर्स्ट पॉइंट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ ईच क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस की हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस। हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, जैसे है 90 किलोमीटर्स एंड यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू क्या है 10 किलोमीटर्स। तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो है, देन द इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ ईच क्वांटिटी सो दैट विथ द स्केल chosen it is convenient to mark the values on the graph। तो इंटरमीडिएट जो वैल्यूज है ना, जैसे 10 to 20 to 30, तो ये इनके बीच में क्या है इक्वल डिस्टेंस हो। तो ये भी ये भी नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। To utilize the maximum part of the paper on which the graph is to be drawn, and then जिस भी पेपर पे आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो ना, तो उसका मैक्सिमम पार्ट कवर हो, ये ध्यान रखना भी बहुत जरूरी। ऐसा नहीं है कि आपने इतना छोटा ग्राफ बना दिया कि उस ग्राफ पेपर का सिर्फ एक कॉर्नर सेक्शन 1/4 सेक्शन ही कवर हो रहा हो। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ग्राफ बनाने से पहले ध्यान रखना है। Suppose that you are given a graph paper of size 20 centimeter by 20 centimeter, that means कि एक square paper है। One of the scale which meet the above condition and can accommodate the data table 13.5 could be। So 13.5 पे जो डेटा दिया हुआ है ना, दैट मीन्स कि 80 किलोमीटर डिस्टेंस है एंड जो टाइम है उसको अकोमोडेट करने के लिए एक और क्या चीज़ उसकी जा सकती है कि अगर डिस्टेंस 5 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर से डिनोट करें एंड 6 मिनट को 1 सेंटीमीटर से। अभी यहाँ देखो आप, ये 0 से 10 तक जाने में कितना है 10 किलोमीटर एंड इसके लिए कितना कवर हुआ 1 सेंटीमीटर, ये तो हमें समझ आया। बट इन केस अगर 5 किलोमीटर में हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, डिवाइड 80 बाय 5। 80 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है 5 1 टाइम्स 5 एंड 5 6 टाइम्स, तो 16 सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो तो सिंपल है, 25 सेंटीमीटर के पेज पर आप 16 सेंटीमीटर की लाइन इजीली ड्रॉ कर सकते हो। देन टाइम यहाँ पर कितना लेना है 6 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये देखो 8 o'clock से 8:30 तक कितना है 2 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस एंड ये 2 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के लिए कितना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 मिनट। और कितना टाइम बोल रहे हैं 1 सेंटीमीटर के लिए 6 मिनट। तो हम यहाँ पर 15 मिनट ना लेके ये टोटल टाइम देखते हैं कितना है 8 to 10, कितना हो गया 2 hours। 2 hours इसको मिनट में कन्वर्ट किया तो 2 into 60 इज इक्वल टू 120 मिनट्स। 120 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे टू फाइंड आउट कि कितने सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो 6 1 जा 6, 6 2 12 एंड 20। सो ये एक्स एक्सिस पर आप कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे 20 सेंटीमीटर की, एंड वाई एक्सिस पर कितना सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। फाइन। कैन यू नाउ ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बस। देन इसके बाद क्या आप बस के मोशन के लिए ड्रॉ कर सकते हो। Is this the graph drawn by you similar to that shown in figure 13.13? So ये जो ग्राफ बनेगा आप इसको बना के देखो। अभी यहाँ पर तो सब कुछ बता दिया है कि y एक्सिस आपको कितना बनाना है 16 सेंटीमीटर, x एक्सिस बनाना है आपको 20 सेंटीमीटर एंड जो वैल्यूज हैं वो कहाँ से लेना है 13.5 टेबल से। उसके बाद आपको ग्राफ मैच करना है अब कि ये 13.13 से मैच करता है या नहीं। Distance time graph provide a variety of information about the motion when compared to the data presented by a table। तो distance time graph क्या बताता है, जो मोशन हो रहा है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी व्हीकल का, बस या कार का, सो वो अगर हम डेटा को कंपैरिजन करते हैं
वो ग्राफ से रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल टेबल 13.5 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस ओनली एट सम डेफिनेट टाइम इंटरवल्स। सो 13.5 में जो इन्फॉर्मेशन है वो कब की है, कुछ डेफिनेट टाइम इंटरवल्स पे, ऐसे हर एक टाइम इंस्टेंट पे नहीं है, हर एक सेकेंड पे नहीं है, कुछ डेफिनेट टाइम के बाद मेजर किया हुआ है वो। ऑन द अदर हैंड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय बस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। बट हम अगर ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी भी इंस्टेंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ या फिर कितनी स्पीड थी। Suppose we want to know how much distance the bus had traveled at 8:15 a.m. We mark the point corresponding to the time 8:15 a.m. on the x-axis. तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें 8:15 am पे फाइंड आउट करना है तो 8:15 am क्या आएगा, यहाँ ए पॉइंट पर आएगा। तो हमने ये पॉइंट मार्क किया एंड इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की, देन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के, जो कि कहाँ से स्टार्ट होगी, डिस्टेंस लाइन से, जो कि है क्या, वाई एक्सिस। फिर ये दोनों लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हम नोट कर लेंगे। सपोज दिस पॉइंट इज ए, सो हमने जो एक्स एक्सिस पर 8:15 जो टाइम है उसको नोट करने के लिए क्या पॉइंट लिया, ए पॉइंट। नेक्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द वाई एक्सिस। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे उस ए पॉइंट से जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। We then mark the point T on the graph at which this perpendicular line intersect it. Then उसके बाद T point ड्रॉ किया है, यहाँ पर 3 पॉइंट मार्क किया जो कि यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ। नेक्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू द पॉइंट T parallel to the x axis. This intersect the y axis at point B. The distance corresponding to the point B on the y axis OB gives us the distance in kilometer covered by the bus at 8:15 am. फाइन। सो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, हम 8:15 का टाइम देखेंगे, टाइम वाली एक्सिस पर कहाँ है, उसके ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक लाइन ऊपर लेके जाना है। फाइन, उस लाइन को, ये जो हमारी कांस्टेंट वाली लाइन जा रही है ना, वहां पर जाके टच करेंगे, फिर वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक के लिए, डिस्टेंस वाली एक्सिस के लिए। एंड देन वो लाइन जहां पर भी डिस्टेंस वाली एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी वहां का डिस्टेंस जो है एंड इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच का डिफरेंस नोट करेंगे, तो आ जाएगा हमारा क्या, डिस्टेंस। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर, सो वहां से हम किलोमीटर में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैन यू नाउ हेल्प पहेली टू फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस एट 9:45 am? Can you also find the speed of the bus from its distance time graph? So अब आप पहेली को हेल्प कर सकते हो क्या, 9:45 am पे बस की पोजीशन फाइंड आउट करने। तो यहाँ पर हम देखते हैं 9:45 कहाँ होगा, 30 एंड 10 के बीच में। तो ये 30 से हमने लाइन ड्रॉ की, 9:45 से यहाँ पर एक पॉइंट लिया क्या, O। यहाँ से एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे किसके, वाई एक्सिस पे, जो कि यहाँ पर जाके इंटरसेक्ट हो रही है। देन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि क्या रहेगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एंड वो कहाँ पर आ रही है, अप्रॉक्स 80 किलोमीटर। तो क्या हुआ, 9:45 पे अप्रॉक्स 70-80 के बीच में उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया हुआ है। एंड इसके बेसिस पर ही हम डिस्टेंस एंड टाइम अगर हमें पता है तो हम स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर था जहाँ पर मोशन एंड टाइम के बारे में पढ़ा हमने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा, टाइम कैसे मेजर करते हैं, स्पीड कैसे मेजर करते हैं। सो ये सारी कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं। सो आई होप समझ में आया हो। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर की एक्सरसाइज। सो जितना भी आपने चैप्टर में पढ़ा और समझा ना, उसके बेसिस पर आप लोग भी ट्राई करो यहाँ के क्वेश्चन आंसर्स रिकॉल करने के लिए आंसर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। सो यहाँ पर कुछ मोशंस के एग्जाम्पल दिए हैं, उसे हमें स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी में कैटेगराइज करना है। फर्स्ट वन इज मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग। तो रन करते टाइम हैंड्स का मोशन कैसा होता है, ऑसिलेटरी होता है, दैट इज पीरियोडिक होता है। पर्टिकुलर टाइम के बाद वो टू एंड फ्रो, आगे पीछे जाते हैं ना जो हैंड्स, तो टू एंड फ्रो मोशन होता है, वो क्या हो गया, ऑसिलेटरी।
सेकेंड वन इज मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो स्ट्रेट रोड पे अगर हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है, दैट इज हॉर्स कार्ट जो होती है ना, वो क्या हो गया, कौन सा मोशन फॉलो होगा, लीनियर मोशन। देन मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मेरीगो राउंड। सो मेरीगो राउंड क्या है, कौन सा मूवमेंट होता है, उसमें सर्कुलर मूवमेंट होता है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसॉ। तो सीसॉ पे जब चाइल्ड बैठा हुआ होता है तो सीसॉ का मोशन कैसा होता है, पीरियोडिक। वो सेम मोशन को बार बार रिपीट करता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो वो क्या हो गया, ऑसिलेटरी। देन मोशन ऑफ अ हैमर ऑन एन इलेक्ट्रिक बेल। तो जब इलेक्ट्रिक बेल का जो साउंड आता है ना, वो किसकी वजह से आता है, एक सिमिलर टाइप का साउंड होता है ना, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज। तो स्ट्रेट ब्रिज है, दैट मीन्स कि ट्रेन उस पर लीनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी। यहाँ पर जो लीनियर वर्ड यूज किए हैं वो किसके लिए हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए है, कि अगर सिंगल लाइन में जा रहे हैं सेम लाइन पे तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया हमने, लीनियर। क्वेश्चन सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट नहीं है, वो बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो टाइम की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेकेंड है, तो ये तो करेक्ट है। देन एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड। सो हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, तो नो, ये क्या हो गई, इनकरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो चेंज हो सकती है। हम अपना ही एग्जाम्पल ले लो ना, कि चॉकलेट लेने जाते हो तो बहुत जोर से भाग के जाओगे शॉप पे, किसी काम के लिए बोला जाए आपको जो आपको पसंद नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, लेजी हो जाते हैं एंड स्लो स्पीड से जाते हैं, तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। देन थर्ड वन इज डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। तो सिटीज के बीच का डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होता है, दैट इज वाई उसको किलोमीटर में मेजर करते हैं। देन फोर्थ पॉइंट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। तो किसी एक पर्टिकुलर पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, जनरली उसको क्या लेते हैं हम, कांस्टेंट लेते हैं, फाइन। लास्ट इज, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू था। फिफ्थ पॉइंट है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। तो ये क्या है, फॉल्स है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज ट्रेन क्या बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, एंड ज्यादा डिस्टेंस कवर करे तो बड़ी यूनिट लेंगे, तो बड़ी यूनिट कौन सी है, किलोमीटर की, दैट इज वाई मीटर पर आवर इज इनकरेक्ट। तो सेकेंड एंड फिफ्थ पॉइंट जो है यहाँ पर वो इनकरेक्ट है। देन क्वेश्चन थर्ड आ जाता है, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है एंड ऑसिलेशंस दी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पर गिवन क्या क्या है, थर्ड क्वेश्चन है ना, तो टाइम इज इक्वल टू 32 सेकेंड। ये टाइम कौन सा है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। अब फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, हमने 20 लिख दिया बिकॉज ये टाइम जो है वो 20 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लग रहा है। अब हम फाइंड आउट करेंगे टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन फाइंड आउट करने के लिए टाइम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 32 अपॉन 20 टोटल टाइम अपॉन द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो ये कितना आ गया, 1.6। तो 1.6 सेकेंड में वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है। तो अब हमने डेफिनेशन अगर ये पढ़ याद है आपको कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज टेकन बाय इट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना लग रहा है, 1.6 सेकेंड। तो यही क्या हो जाएगा उसका टाइम पीरियड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको वन ऑसिलेशन का टाइम निकालना है, वही होगा उसका टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 240 किलोमीटर। तो दो स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर है। अ ट्रेन टेक्स 4 hours टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो टाइम दिया है यहाँ पर कि ट्रेन कितने टाइम में वो कवर कर रही है डिस्टेंस, 4 hours में। तो यहाँ पर स्पीड फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम क्या क्या गिवन है। डिस्टेंस कितनी है, 240 किलोमीटर। देन उसके बाद क्या है, टाइम इज इक्वल टू 4 hours।
स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस कितना है 240 एंड टाइम कितना है 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना 60 एंड यूनिट क्या रहेगी? डिस्टेंस जो है वो किस में है? किलोमीटर एंड टाइम किस में है? आर। तो किलोमीटर पर आर आपके आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57,321 किलोमीटर when the clock showed the time 8:30 AM। तो 8:30 AM पे ये स्पीडोमीटर पे ये रीडिंग आ रही थी। What is the distance moved by the car if at 8:50 AM the odometer reading has changed to 57,336 किलोमीटर? सो 8:30 AM पे रीडिंग दी हुई है ओडोमीटर की एंड 8:50 AM पे दी हुई है। तो फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस कवर होगा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम। सो इस टाइम में किलोमीटर पर मिनट में हमें स्पीड फाइंड आउट करना है एंड स्पीड को किलोमीटर पर आर में भी रिप्रेजेंट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन 5 देखो। सो ओडोमीटर रीडिंग देखते हैं सबसे पहले, तो जिससे क्या आएगा हमारा डिस्टेंस। ओडोमीटर रीडिंग क्या है? फर्स्ट इनिशियली क्या थी? 57,321.0 किलोमीटर, फाइन। एंड सेकेंड कंडीशन में क्या है? 57,336.0 किलोमीटर। ये कब है? 8:30 AM पे एंड यहाँ कब है? 8:50 AM पे। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? 336 माइनस 57,321। इसको सॉल्व करोगे आप, ये आंसर आ जाएगा कितना? 15। 57,336 में से आपको ये 321 माइनस करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर्स, फाइन। अब ये 15 किलोमीटर आ गया क्या? डिस्टेंस। टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टाइम कैसे हो जाएगा? 8:30 से लेके 8:50 AM तक कितना होगा? 20 मिनट। सो टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट्स। अगर ये नहीं समझ आए ना तो इसको देखो, 8:50 में से आप 8:30 को माइनस कर दो तो आंसर कितना आएगा? 20। तो वही आंसर हो गया हमारा क्या? टाइम। अब स्पीड फाइंड आउट करेंगे हम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? सेम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या हो गया? 15 किलोमीटर एंड टाइम कितना है? 20 मिनट। तो ये आंसर हो गया हमारा 3/4 किलोमीटर पर मिनट। किलोमीटर पर मिनट में तो आ गया हमारा आंसर, बट इसको एक्सप्रेस किस में करना है? किलोमीटर पर आर में। किलोमीटर पर आर में एक्सप्रेस करने के लिए क्या होगा? हमको पता है 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट होता है, फाइन। अब जब आप आर से मिनट में जाते हो ना तो क्या करते हो? 60 से मल्टीप्लाई करते हो इस वैल्यू में। बट जब हम मिनट से आर में जाते हैं, मतलब स्मॉलर क्वांटिटी से लार्जर क्वांटिटी में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 जो है ना, सो 3/4, इसको 4 डिवाइड हो जाएगा किससे? 60 से, ठीक है। तो आपने ये वाला यहाँ पर देखना साइड में, ये एक फॉर्म पढ़ा है मैथ्स में, A/B/C/D। तो ये जब ऊपर जाता है ना तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है इसका, A/B मल्टीप्लाई बाय D/C। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये चेंज हो गया 20। तो आंसर आ गया कितना? 45 किलोमीटर पर आर। दैट मीन्स कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी वो कार, फाइन। सो ये क्वेश्चन यहाँ पर हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6th, Salma takes 15 minutes from her house to reach her school। सलमा को क्या है? 15 मिनट्स का टाइम लग रहा है, किस लिए? अपने हाउस से स्कूल तक पहुंचने में। ऑन अ बाइसिकल, अगर वो बाइसिकल से जाती है। इफ द बाइसिकल हैज स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड,
कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। सो अगर बाइसिकल की स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड है तो क्या कैलकुलेट करना है उसको, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो फाइन, यहाँ पर हमें बहुत सिंपल सा है, टाइम पता है जो कि मिनट में है, बट स्पीड क्या है मीटर पर सेकंड में। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, जो टाइम मिनट में दिया हुआ है ना इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। फाइन, सो ये क्या हो जाएगा, 6th क्वेश्चन देखो, टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट एंड स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। सो टाइम को हम क्या करेंगे सेकेंड में कन्वर्ट, वो कैसे होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो जैसे हमने आर एंड मिनट का कन्वर्जन किया ना कि स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट पे जाते हैं तो डिवाइड करते हैं एंड लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट पे आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर हमें मिनट टू सेकेंड जानना है, इसलिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60। तो हमारा न्यू टाइम क्या हो जाएगा इन सेकेंड्स, 15 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये क्या हो गया, सिंपल सा 15 6 90, 900 सेकेंड्स आंसर आ गया टाइम। अभी फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम है 900 सेकेंड, तो ये आ गया कितना 1800 मीटर। मीटर में क्यों आया, बिकॉज यहाँ पर स्पीड मीटर में थी। अब अगर यही डिस्टेंस हमें किलोमीटर में फाइंड आउट करना है, वो कैसे आएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना है, 1000 मीटर है। अब हम स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट पे टर्न करेंगे तो 1800 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, आंसर कितना आ जाएगा 1.8 किलोमीटर। फाइन, सो ये बहुत ही बेसिक से कैलकुलेशन है, यहाँ पर ये कैलकुलेशन आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो कुछ केसेस दिए हुए यहाँ पर, उसमें हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का शो करना है, जो मोशन की लाइन है वो शो करना है। फर्स्ट वन इज अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। सो कांस्टेंट स्पीड से जब कार मूव करती है ना तो स्ट्रेट लाइन बनती है, कहाँ से पास होती है, जो ओरिजिन ओ से। तो यहाँ पर हम एक बार और देख लेते हैं, ये 7th क्वेश्चन में ये हो गई वाई एक्सिस एंड ये हो गया क्या, एक्स एक्सिस। नोट करा हमने एक्स एंड वाई। अब यहाँ क्या लेते हो, एक्स पर टाइम एंड वाई पर हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस। सो कांस्टेंट स्पीड है तो ये ओ पॉइंट है ना, यहाँ से एक लाइन पास होगी जो कि स्ट्रेट चले जाएगी, वो हो गया क्या, कांस्टेंट स्पीड। एंड सेकेंड वन इज अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड। अगर कार पार्क है दैट मीन्स कि उसकी स्पीड क्या हो गई, 0 है। स्पीड 0 है उसका मतलब क्या हुआ, वो डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रही है। तो सेकेंड केस में ये तो हो गया फर्स्ट केस, एंड सेकेंड केस के लिए क्या हो जाएगा, सेम हम ड्रॉ करेंगे पहले तो टाइम एंड डिस्टेंस। ये हो गई वाई एक्सिस एंड ये क्या है, एक्स एक्सिस। ये पॉइंट हो गया ओरिजिन ओ। सो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा ना, इसका मतलब कोई भी एक पॉइंट से एक पैरेलल ड्रॉ हो जाएगी किसके, एक्स एक्सिस के। तो ये हो जाएगी कब, जब कार पार्क्ड है रोड साइड पर। तो ये दोनों कंडीशन हो गई, एक कांस्टेंट स्पीड की एंड एक जब कार स्टॉप्ड है। तो ये क्वेश्चंस हुए। अभी ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन बताया है, इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में आप लोग सॉल्व करोगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पर एक रिलेशन जो है वो करेक्ट होगा, वो देखते हैं क्या है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम। नहीं, हमने ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, चैप्टर में भी पढ़ा था। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि सेकंड ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी के फॉर्मूलेस क्या हैं, इनकरेक्ट हैं, तो सेकंड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं 9th, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। तो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड हमने कैसे देखी, क्योंकि डिस्टेंस की बेसिक यूनिट है मीटर एंड टाइम की बेसिक यूनिट है सेकंड, तो स्पीड की बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। फाइन, बहुत सिंपल सा है ये भी। उसके बाद है क्वेश्चन 10, अ कार मूव विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट एंड देन विथ द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड
मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फाइन, अब स्पीड क्या दी हुई है 40 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर, दोनों स्पीड को ऐड कर लो। दोनों स्पीड को ऐड करने पे कितना आ गया 100, 40 प्लस 60 इज 100 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है यहाँ 15 मिनट्स एंड यहाँ 15 मिनट्स, तो दोनों कितना हो गया 30 मिनट्स। 30 मिनट्स ये लिख लिया। अब यहाँ पर देखो आप, स्पीड में तो आर में दिया हुआ है टाइम, बट टाइम में ये मिनट्स में है, तो हमने क्या कर लेंगे, इसको जो 30 मिनट्स आया ना हमारा दोनों टाइम को ऐड करने के बाद, इसको आर में कन्वर्ट करेंगे। तो स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट, अभी हमने एक क्वेश्चन में किया, मिनट टू आर जाते हैं तब क्या करते हैं 60 से उसको डिवाइड करते हैं। सो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6 एंड 2 5 जा 10 एंड 0, तो ये आया कितना 50। बट ये जो मेथड है ना, ये नहीं करना है कि आपने इन दोनों को ऐड किया एंड टाइम को ऐड किया। आप क्या करोगे, इंडिविजुअल कंडीशन में डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। वो कैसे, स्पीड विथ 40 किलोमीटर एंड 15 मिनट टाइम एंड विथ स्पीड 60 किलोमीटर एंड 50 मिनट टाइम। तो दोनों स्पीड एंड टाइम के साथ आप पहले डिस्टेंस काउंट करोगे एंड उस डिस्टेंस को ऐड करके आप निकालोगे क्या, टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ है। वो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में क्या है, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम कितना है 15 मिनट्स। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 60। फाइन, ये कैंसिल हुआ, 3 2 जा एंड 3 5 जा 15, 2 2 जा 4। ये कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है एंड ये आ गया यहाँ पर 5 2 जा 10 किलोमीटर। तो एक डिस्टेंस आ गया, दूसरा डिस्टेंस भी हम निकाल लेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 60। सो ये भी हो गया 15 हो जा एंड यहाँ पर हमने काउंट किया। ये और सिंपल कैसे हो सकता है, 60 से 60 कैंसिल हुआ, बचा कितना सिर्फ आपके पास 15। तो ये सेकेंड डिस्टेंस कितना हो गया 15 किलोमीटर्स। तो 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 11। सपोज द टू photographs shown in figure 13.1 and figure 13.2 had been taken at an interval of 10 seconds if a distance of 100 meter is shown by 1 centimeter in these photographs. Calculate the speed of the fastest car. So यहाँ पर क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफ। एंड उसमें क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस जो कवर हो रहा है ना वो कितना है 100 मीटर है एंड वो कार फोटोग्राफ में कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर है। सिंपली हम फोटोग्राफ को रिफर करते हैं पहले एंड उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो 13.10, 13.1 एंड 13.2 ये जो फिगर्स है, यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर फास्टेस्ट कार कौन सा है, ग्रीन। तो ये ग्रीन कार जो फास्टेस्ट है ना, इसका यहाँ पर स्पीड एंड इसने मूव कर लिया है जब, तो दोनों पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे होगा कि यहाँ पर जो सेंटीमीटर में डिस्टेंस आएगा ना, दैट मीन्स कि वो डिस्टेंस क्या होगा मीटर्स में होगा। फाइन, तो क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है इफ अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर इन दीज फोटोग्राफ्स। तो अगर आपको डिस्टेंस पता है एंड टाइम इंटरवल क्या है 10 सेकेंड, तो आप इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा है। इसके लिए सिर्फ क्या करोगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। Figure 13.15 shows the distance time graph for the motion of two vehicles A and B. Which one of them is moving faster? तो ये जो ग्राफ है यहाँ पर A and B दो व्हीकल्स का मोशन दिया हुआ है, उसमें फाइंड आउट करना है कि A व्हीकल या फिर B व्हीकल जो है कौन सा ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर टाइम एंड वाई पर डिस्टेंस है। तो हम डिस्टेंस के बेसिस पर एक टाइम पर हमने देख लिया, ये टाइम क्या लिया हमने एक्स टाइम पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर। देन उसके बाद जहाँ पर बी पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट थी ना, वहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी किसके, एक्स एक्सिस पे, एंड दूसरी जहाँ पर ये ए लाइन जो है
उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे आपको दिख रहा होगा अभी, ठीक है। तो फिर जो ज़्यादा डिस्टेंस का होगा ये पॉइंट का, ये ए है एंड बी है, तो ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया, ए पॉइंट ने। दैट मीन्स कि कम टाइम पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाली व्हीकल फास्ट मूव कर रही है, तो विच ऑफ देम इज मूविंग फास्टर, आंसर क्या हो जाएगा, व्हीकल नंबर ए, क्योंकि इसने कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। आप सिर्फ यहाँ पर आंसर देने के साथ साथ क्या और कर सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन, बिकॉज द व्हीकल ए कवर large distance in smaller time, that is why it is moving faster. Fine. Next question is 13. Which of the following distance time graph show a truck moving with speed which is not constant? So distance time graph दिए हुए हैं यहाँ पर, उनमें से बताना है ट्रक की मोशन जो कि not कौन सी स्पीड हो, वो नॉट कांस्टेंट स्पीड हो। कांस्टेंट स्पीड वाला ग्राफ तो हमें पता है कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, स्ट्रेट लाइन जाती है, बट स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है दैट मीन्स ये फर्स्ट ग्राफ है, ये क्यों नहीं होगा कुछ भी इसका, बिकॉज यहाँ का जो ओरिजिन है वो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा है। एंड कोई भी व्हीकल स्टार्ट कब करता है, जीरो स्पीड से करता है। स्टार्ट करेगा, ऑफ था पहले, और स्टार्ट करेगा तो क्या रहेगी उसकी स्पीड, जीरो रहेगी। दैट इज वाई ये क्या आ गया, यहाँ पर ये ग्राफ इनकरेक्ट होगा। सेकंड ग्राफ जो है हमने अभी यहाँ पर देखा था एक क्वेश्चन में 7th में, कि अगर कार जो पार्क है रोड साइड पर, तो उस कंडीशन में क्या था, स्ट्रेट लाइन बन रही थी। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, दैट इज वाई क्या आ जाएगा, ये ट्रक इज नॉट मूविंग, तो ये वाली कंडीशन भी नहीं है। फिर थर्ड जो ग्राफ है ना, ये करेक्ट आंसर होगा। जब कर्व्ड लाइन का फॉर्मेशन होता है ना, उस कंडीशन में जो ट्रक है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉट अ कांस्टेंट मूवमेंट होगा। फाइन। एंड फोर्थ जो कंडीशन है वो क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड की, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। सो कांस्टेंट स्पीड का पता चल गया हमको, नॉन कांस्टेंट स्पीड, एंड यहाँ पर क्या है, एक ट्रक इज नॉट मूविंग, दैट इज स्टैटिक पोजीशन। तो यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। इन केस अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन है, तो स्पेशली 11th क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आ रहा है, नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप कि आपको चैप्टर्स एंड क्वेश्चन आंसर समझ आए हों। थैंक यू।